एक प्रतिभाशाली व्यक्ति का पुनर्जन्म। निर्माता विध्वंसक। चैप्टर 2251 टू 2275। हैमर की मृत्यु से हेफेस्ट्स अकादमी में काफी हलचल मच गई, क्योंकि मौत बहुत अचानक हुई थी और हमलावर का कोई निशान नहीं था। ये बहुत जल्दी और आसानी से हुआ। अगर हैमर के दोस्त ने उस कलाकृति का इस्तेमाल नहीं किया होता तो उसकी आत्मा पूरी तरह से मिट जाती और कोई भी मौत से कोई संबंध नहीं खोज पाता। लेकिन अब जब आत्मा को रोक दिया गया था और बुजुर्गों ने घटना के बारे में सुना तो वे तुरंत स्पष्ट निष्कर्ष पर पहुंच गए। हैमर किसी की सूचना का स्रोत है और वे उसकी मौत के लिए जिम्मेदार हैं। इस पर सभी सहमत हो गए और तुरंत ही हैमर की आत्मा उन यादों को देखने के लिए लीन हो गई। इस बीच हैमर के दोस्त ने मृत शरीर से कलाई बैंड प्राप्त कर लिया। चूंकि कलाई बैंड का महत्व कम हो गया था और सभी इसे एक खतरनाक चीज मानते थे, इसलिए वह बिना किसी प्रतिरोध के इसे प्राप्त करने में कामयाब रहा। और आश्चर्य की बात यह रही कि वह सामग्री तक पहुंचने में सफल रहे। हम पर अब कोई प्रतिबंध नहीं है। उसने सारी जानकारी पढ़ी और तुरंत क्रोधित हो गया। माचेट वह व्यक्ति है जिसे हैमर को मारने से लाभ होता है, और इस बच्चे के दिमाग में हैमर उनके परिवार का है और एक तरह से उनके परिवार का भावी मुखिया है। उसने तुरंत अपने सबसे बड़े भाई को खबर दी। सबसे बड़े भाई ने अपना गुस्सा दबा लिया और उसे खुलेआम प्रदर्शित नहीं किया। इसके बजाय उसने गश्ती ड्यूटी पर जाने का मौका लिया। वह 1 घंटे या उससे ज्यादा समय तक इंतजार करता रहा और माचेट से भिड़ गया। उन्होंने लड़ाई की। माचेट आगे नहीं बढ़ सका और जल्द ही पराजित हो गया। इसलिए उसने अपनी अकादमी में वापस भागने के लिए कुछ तरकीबें अपनाई। हालांकि वहां पहुंचने से पहले ही उसे मार दिया गया। इस बीच अरेस अकादमी में पहले ग्रेड के छात्र की मौत ने भी जांच शुरू कर दी, जबकि हेफेस्ट्स अकादमी ने पहले से ही अरेस अकादमी से बात करने के लिए एक बुजुर्ग को भेजा था, क्योंकि उन्हें पता था कि माचटी एकमात्र ऐसा व्यक्ति है जो हैमर को मारना चाहता है। इस बीच अरेस अकादमी में पहले ग्रेड के छात्र की मौत ने भी जांच शुरू कर दी, जबकि हेफेस्ट्स अकादमी ने पहले से ही अरेस अकादमी से बात करने के लिए एक बुजुर्ग को भेजा था, क्योंकि उन्हें पता था कि माचटी एकमात्र ऐसा व्यक्ति है जो हैमर को मारना चाहता है। लेकिन तब तक मैच की अरेस अकादमी के सामने ही हत्या हो चुकी थी। अब दोनों अकादमियां नाराज हैं। हेफेस्ट्स अकादमी क्योंकि माच की मृत्यु से अराजकता और अधिक नहीं सुलझेगी, और अरेस अकादमी क्योंकि वे माच का उपयोग पोसिडॉन अकादमी के एल्डर से निपटने के लिए करना चाहते थे, जो उनके छात्र की मौत के लिए जिम्मेदार है। संघर्ष की स्थिति पैदा हुई। सिर्फ यही नहीं, अन्य अकादमियों में भी। जहां तक इस बात का सवाल है कि माच के सूचना खच्चर को सुविधाजनक रूप से पोसाइडन एल्डर के प्रभाव में क्यों रखा गया, तथा उस एल्डर के सूचना खच्चर को माच की अकादमी में कैसे रखा गया, ये स्पष्ट रूप से सैम द्वारा ये सुनिश्चित करने का प्रयास है कि फ्यूज जल जाए। उन्होंने ये सुनिश्चित करने के लिए कई ऐसे उदाहरण गढ़े कि संघर्ष बढ़ेगा, और यह ऐसे ही बढ़ गया। लिंग तियान ने बड़े प्रयास से जो स्थिरता लाई थी वह कुछ ही घंटों में समाप्त हो गई। रात बीत गई, अकादमियों में संघर्ष हुआ और लोग एक दूसरे को मार रहे थे। डीन को खुद ही प्रथम श्रेणी के छात्रों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाना पड़ा। हालांकि प्रभावित लोगों की संकीर्णता यही नहीं रुकी। जब भी कोई सूचना खच्चर मरता था तो उसके कलाई के बैंड से एकत्रित जानकारी अदालत में जमा कर दी जाती थी और मामला दर्ज किया जाता था। सैम की हरकतों की वजह से आजकल अदालतें बहुत लोकप्रिय हो गई हैं, लेकिन वे किसी निष्पक्ष फैसले की उम्मीद नहीं कर रहे हैं, बल्कि वे युद्ध के जरिए मुकदमे की उम्मीद कर रहे हैं। सुबह होने तक और भी कई लोग वहां पहुंच गए, लेकिन स्थिति तब कुछ हद तक स्थिर हो गई जब डीन स्वयं आगे खड़े हो गए और उन्होंने अपने लोगों को दूसरों पर हमला न करने के लिए बलपूर्वक रोक दिया। इसके बाद वॉटन और ब्लडी चैरियट को छोड़कर सभी ने एक बार फिर बैठक की। अरे यार, हम इसे ऐसे ही नहीं चलने दे सकते। हमें सैम को गैम्बलर अकादमी के नियंत्रण से बाहर निकालना होगा और मैनेजरों और जोकर के बारे में खबर जुटानी होगी। हम हर गुजरते सेकंड के साथ बर्बाद होते जा रहे हैं। सूचना का हमारे क्षेत्र में आना एक बात है, एक बार जब ये दूसरे क्षेत्रों में लीक हो जाएगी तो एक बड़ा युद्ध छिड़ जाएगा। हम अपने ऊपर आने वाले विनाश को रोक नहीं पाएंगे। इससे पहले हमें हब्स को नष्ट करना ही होगा, चाहे कुछ भी हो जाए। अरेस अकादमी के डीन ने अपनी मेज पटक दी और सभी पर चिल्लाने लगे। ऐसा नहीं है कि वह उन पर गुस्सा है, लेकिन यही एकमात्र तरीका है जिससे वह अपना गुस्सा निकाल सकता है। बाकी डीन उसके शोर से चिढ़ जाते हैं, लेकिन वे उसकी बातों से असहमत नहीं हैं। उन्हें हब के बारे में कोई सुराग ढूंढना है और उसे रोकना है। हालांकि वे किसी तरह हब को सीधे नष्ट करने का तरीका ढूंढना चाहते थे, फिर भी वे इसके परिणामों को नहीं जानते। और खूनी रथ, अब उन्हें ये चुनना होगा कि उन्हें गैम्बलर अकादमी से लड़ना चाहिए या ब्लडी चैरियट से। समस्या यह है कि अधिकांश डीन अपनी किशोरावस्था में ब्लडी चैरियट की कहानियां सुनते हुए बड़े हुए हैं। वह बहुत अधिक किंवदंती है और यह उन्हें उससे लड़ने के बजाय गैम्बलर अकादमी से निपटने की ओर झुका रहा है। इसके अलावा गैम्बलर अकादमी को इसकी तुलना में बहुत अधिक नुकसान उठाना पड़ेगा। आखिरकार गैम्बलर अकादमी में छात्रों और बुजुर्गों सहित ज्यादातर लोग बहुत कम या बिल्कुल भी पृष्ठभूमि वाले नहीं हैं। अगर वे मारे भी जाते हैं तो उन्हें सिर्फ गैम्बलर अकादमी और उनके कुछ संपर्कों से ही बदला लेना होगा। यदि अकादमिक क्षेत्र में स्थिति सामान्य होती तो उन्हें निश्चित रूप से इसकी आशंका होती। लेकिन अभी जब अकादमियों से जुड़े परिवार प्रत्येक अकादमी के दरवाजे खटखटाने की कगार पर हैं, तो उन्हें लगा कि गैम्बलर अकादमी एक सुरक्षित दांव है। उनका यह भी मानना था कि गैम्बलर अकादमी को बहुत अधिक नुकसान नहीं होगा और स्थिति नियंत्रण से बाहर होने पर वे सैम को सौंप देंगे। यदि अकादमी एक भी छात्र की सुरक्षा के लिए बहुत आगे बढ़ जाती है तो उसे बहुत कुछ खोना पड़ेगा। वे ब्लडी चैरियट के साथ भी ऐसा ही कर सकते हैं। ज़ियोस अकादमी की रक्षा करना भी उसका कर्तव्य है।
लेकिन अभी वे पहले से ही परिवारों से बहुत अधिक आलोचना झेल रहे हैं। अगर ज़्यूस अकादमी में लोगों के साथ कुछ हुआ तो उनके परिवार प्रतिक्रिया करेंगे। कुल मिलाकर गैम्बलर अकादमी एक बेहतर लक्ष्य है। जब वे जुआरी अकादमी से निपटने के बारे में चर्चा कर रहे थे, अचानक किसी ने जबरदस्ती इस गुप्त बैठक कक्ष में प्रवेश किया। आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं? पोसाइडन अकादमी के डीन ने आए हुए व्यक्ति से पूछा। यह कोई और नहीं बल्कि ब्लडी चैरियट है। मैंने सोचा कि यह ओलंपियन अकादमियों के डीन के बीच की बैठक है। मैंने अभी अभी ज़्यूस अकादमी के डीन के रूप में कार्यभार संभाला है, इसलिए मैंने सोचा कि मैं यहाँ उपस्थित रहूंगा। आपने कार्यभार संभाल लिया? हाँ, ये केवल अस्थायी है, लेकिन हाल ही में मुझे एहसास हुआ कि कुछ चीजें हैं जो मैं केवल डीन की आधिकारिक उपाधि के साथ ही कर सकता हूँ, इसलिए मैंने इसे ले लिया। हेरॉन के वापस आने के बाद मैं इसे छोड़ दूंगा, इसलिए इसके बारे में चिंता मत करो। खैर, मुझे यकीन है कि जो मैं अब कहने जा रहा हूँ उसमें आपकी रुचि होगी। कृपया जारी रखें। एक डीन ने इशारा किया। आप सभी गैम्बलर अकादमी से निपटना चाहते हैं, क्योंकि आप मेरे साथ कोई विवाद नहीं चाहते और आप ओलंपियन परिवारों को पहले से ज्यादा परेशान नहीं करना चाहते। इसलिए आपके लिए सबसे अच्छा विकल्प सैम है। लेकिन यह आसान नहीं होगा। आपने मारे गए लोगों के परिवारों के साथ जो चाल चली, ये ठीक था, लेकिन ये पर्याप्त नहीं था। मुझे यकीन है आप उन्हें फिर से इस्तेमाल करने की योजना बना रहे हैं, लेकिन वे इस बार भी पर्याप्त नहीं होंगे। और वॉटन के व्यक्तित्व को देखते हुए इस बार वह निश्चित रूप से अपना आपा खो देगा और फिर भी कम संख्या में लोग उसके हाथों कुत्ते की मौत मरेंगे। तो फिर आप क्या सुझाव देते हैं? हम एक बार फिर उन सभी परिवारों को संगठित करेंगे जो मृत चौथी कक्षा के छात्रों से संबंधित हैं, लेकिन मैं कुछ और भी शक्तिशाली परिवारों को जानता हूं जो इसमें शामिल होना चाहेंगे। मैं उनसे संपर्क करूंगा और हम उन्हें संगठित कर सकते हैं। इसके अलावा आप सभी को अपनी अकादमियों की ताकत का इस्तेमाल करना होगा। सभी बुजुर्गों और प्रशिक्षकों को जुटाना होगा। ज़्यूस अकादमी नहीं करेगी। हमने गैम्बलर अकादमी के साथ एक समझौता किया है। मैं ज़्यूस अकादमी की सेना को संगठित नहीं कर सकता। मैं उनसे लड़ भी नहीं सकता। अगर मैं ऐसा करता हूं तो गैम्बलर अकादमी को फिरौती के नियमों का पालन नहीं करना पड़ेगा। वे ज़्यूस अकादमी के लोगों के साथ जो चाहे कर सकते हैं। यदि हम सभी गैम्बलर अकादमी पर हमला कर रहे हैं तो उन जिद्दी नियमों को लागू करने का क्या मतलब है? क्योंकि हम गैम्बलर अकादमी के सभी सदस्यों को मारने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। आप लोग नहीं जानते कि वॉटन और उसके करीबी छात्र किस तरह के व्यक्ति हैं। उसके अधिकांश छात्र बहुत पहले ही यह जगह छोड़ चुके हैं, इसलिए आप नहीं जानते। लेकिन वे उसके लिए कुछ भी करेंगे और उनकी ताकत बस यही कहेंगे कि यह अद्वितीय है। अगर हम गैम्बलर अकादमी के छात्रों और बड़ों को मार देंगे तो पूर्व छात्र आ जाएंगे और वे निश्चित बदला लेंगे। यह असहनीय होगा। हालांकि यदि हम उनमें से अधिकांश को पकड़ लेते हैं तो सैम के लिए उनका आदान प्रदान करना अधिक आसान और यथार्थवादी कार्य होगा। इसलिए कुछ ही घंटों में सभी को संगठित कर लें। हम जुआरी अकादमी से निपट लेंगे और बंदियों को सैम के बदले फिरौती के तौर पर इस्तेमाल करेंगे। 2 घंटे बाद गैम्बलर अकादमी एक बार फिर लोगों से घिर गई है। अलग अलग परिवारों और दूसरी अकादमियों से लोग उसके इर्द गिर्द उमड़ पड़े हैं। वॉटन अकादमी के सामने मंडराते हुए उनकी ओर देखने लगे। उन्होंने पोसाइडन अकादमी के डीन को संबोधित किया जो समूह के सामने खड़े थे। क्या तुम सच में ऐसा करना चाहते हो? क्योंकि अब तक मैं खुद को रोक रोक कर थक चुका हूं। अब से मैं किसी और मौत के लिए जिम्मेदार नहीं रहूंगा। वे सब तुम्हारे जिम्मे हैं। वॉटन ने सीधे तौर पर मौत की धमकी दी। आप इस वॉटन से बच सकते हैं। आपको बस सैम को सौंपना है और हम बिना कोई हंगामा किए वापस लौट जाएंगे। क्या तुम खुद को बोलते हुए सुन रहे हो? तुम इन सभी लोगों को सिर्फ एक प्रथम श्रेणी के बच्चे की देखभाल करने के लिए लाए हो। क्या डीन होने के नाते तुम्हारे पास कोई गर्व बचा है? वह प्रथम श्रेणी का छात्र अकादमी में अब तक हुए सबसे बड़े आतंकवादियों से संबंधित है। आपने उससे पहले ही पूछताछ कर ली है। उस लड़के ने अभी अभियुक्त आतंकवादियों के साथ सौदा किया है, ठीक वैसे ही जैसे आपने और मैंने किया था। जब आप अकेले ही उनसे निपटने में बुरी तरह विफल रहे तो एक प्रथम श्रेणी के बच्चे पर आरोप लगाने का क्या मतलब है? यह एक बात है कि ओलंपियन अकादमियों को प्रबंधकों और जोकर को न पकड़ पाने पर शर्म नहीं आ रही है, लेकिन वे जिम्मेदारी को पहली कक्षा के छात्र पर डालने की कोशिश कर रहे हैं। क्या आप इससे भी नीचे गिर सकते हैं? वॉटन ने जवाब दिया। क्या आप ये बकवास बंद कर सकते हैं? हम सैम को किसी भी तरह से पकड़ने के लिए यहाँ आए हैं। क्या आप उसे सौंप रहे हैं या नहीं? बहस चलती रही। तनाव बहुत ज्यादा था, लेकिन कोई भी आगे बढ़कर कोई कदम नहीं उठा रहा था। लिंग तियान अभी भी सैम से बात कर रहा है। सूचना खच्चरों की मृत्यु में कमी आई है। वे अस्थायी रूप से रुके हैं, लेकिन वे लंबे समय तक नहीं रुकेंगे। सैम ने कहा, नहीं, अभी हर कोई अकादमी को घेर रहा है। वे तुम्हारे पीछे पड़े हैं। मुझे लगता है तुम इतने आकर्षक हो कि अभी सब कुछ कड़ा नियंत्रण में रखना होगा। उन्होंने हब द्वारा किए गए उपद्रव में मारे गए सभी लोगों के परिवारों को इकट्ठा किया है। सच है, वास्तव में। हालांकि क्या आपको सचमुच लगता है कि मैंने इसकी गणना नहीं की थी? वास्तव में मुझे उम्मीद थी कि ये सभी बाहरी ताकतें यहाँ होंगी। आखिरकार मेरे द्वारा की गई गड़बड़ी के कारण जानकारी अकादमी के दायरे में ही बंद है। इन परिवारों को अपने बच्चों की मौतों के बारे में केवल आंशिक सच्चाई ही पता है। हालांकि अब जब वे यहाँ हैं तो चीजें बहुत अधिक दिलचस्प होंगी। आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इनमें से आधे लोग भी अगले 5 मिनट में गैम्बलर अकादमी पर ध्यान केंद्रित नहीं करेंगे। आपको बस इस डिवाइस को सक्रिय करना है और यह काम हो जाएगा। सैम ने एक गोलाकार उपकरण निकाला और उसे लिंग तियान को सौंप दिया।
सचमुच तुम अपनी योजना को सफल बनाने के लिए मेरा इस्तेमाल कर रहे हो। क्या तुम्हें सचमुच ऐसा करने की जरूरत है? बेशक यह आपकी इच्छा है कि आप इसका उपयोग करना चाहते हैं या नहीं। हालांकि मेरा मानना है कि सिर्फ इसलिए कि गैम्बलर अकादमी मजबूत है, इसका मतलब यह नहीं है कि वह 24 घंटे के अंतराल में 2 लगातार हमलों को झेल सकती है। आप इसका उपयोग उन्हें वापस बाहर लाने के लिए कर सकते हैं। ये वास्तव में क्या है? मैं इसे मेमोरी इंजेक्टर कहना चाहूंगा। यह एक व्यक्ति के मस्तिष्क में 1 सेकंड के फ्लैश में बहुत सारी वीडियो जानकारी इंजेक्ट करता है। इसका उपयोग करें, उस बड़े समूह में से लगभग कोई भी आप पर हमला नहीं करेगा। सीधे दूसरे अकादमियों से आए लोगों को छोड़कर बाकी सभी परिवार बिखर जाएंगे। लिंग तियान एक पल के लिए हिचकिचाया, फिर उसने अपने दांत पीस लिए और मेमोरी इंजेक्टर लेकर बाहर चला गया। सैम इस पर मुस्कुराया और उसे बाहर जाने दिया। ये वास्तव में उन कई संभावित घटनाओं में से एक है जिसकी सैम ने भविष्यवाणी की थी। जब उसने मेमोरी म्यूल रणनीति को क्रियान्वित किया तो उसे पता था कि सबसे पहले कुछ हताश लोग अपने खच्चरों को मार डालेंगे। वहां से उसने कुछ संभावित रास्ते तय किए। उनमें से एक है सैम से निपटने के लिए एकत्रित होने वाले अकादमियों की हताशा, और जाहिर है कि वे कुछ उधार चाकुओं का उपयोग करेंगे। और ऐसा करने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि वे छात्रों की मौतों के बारे में पूरी जानकारी का खुलासा न करें और परिवारों को समझाते समय हब को लक्ष्य के रूप में इस्तेमाल करें। उन्हें उम्मीद है कि उन्होंने ऐसा किया, और अगर यह सच है तो उनके पास इन उधार चाकुओं को चालू करने और उन्हें दूर करने का सही तरीका है। लिंग तियान प्रवेश द्वार पर पहुंच गया। वहां वॉटन का आभामंडल प्रचंड था, क्योंकि उनके चारों ओर विभिन्न परिवारों के बुजुर्ग लोग थे। पहले के विपरीत बहुस्तरीय रक्षा का उपयोग करने के बजाय वॉटन सीधे मैदान में उतर गए। बम! एक ही मुक्का मारकर उसने एक बुजुर्ग का चेहरा फाड़ दिया और उसे जमीन पर पटक दिया। तुम कमीने, मैं तुम सब से तर्क वितर्क कर चुका हूं। तुम सब मेरे पास आओ, मैं आज तुम सब कमीनों को मार डालूंगा। वॉटन चिल्लाने लगा। इस समय लिंग तियान ने गोले पर एक बटन दबाया और उसे हवा में फेंक दिया। टकराना! एक जोरदार आवाज के साथ वह कई चमकती हुई रोशनी के साथ फट गया। कई तस्वीरें, सैकड़ों तस्वीरें उनके सामने चमक उठी, साथ में कई आवाजें भी। उन्हें लगता है कि जानकारी उनके दिमाग में घुस रही है। वे इसे रोक नहीं पाते। ये कहना ज्यादा सही होगा कि उन्हें नहीं पता कि इसे कैसे रोका जाए। उनका दिमाग एक पल के लिए उनके नियंत्रण से बाहर हो जाता है और वे अपने सामने मौजूद जानकारी को बेतहाशा अवशोषित कर लेते हैं। सैम ने इस गोले का निर्माण एक प्रयोग के तौर पर किया था। धरती पर एक टीवी शो था जिसका नाम था चक। मुख्य किरदार के पास एक खास दिमाग है जो एक सुपर कंप्यूटर के बराबर डेटा को अपने सिर में स्टोर कर सकता है, एक बहुत ही खास डिवाइस के जरिए जिसे इंटरसेक्ट कहा जाता है। हब की सूचना परियोजनाओं पर काम करते समय उन्होंने ये कोशिश की। साधना के स्तर के साथ साथ साधकों का मस्तिष्क भी उन्नत होता है। उनकी स्मरण शक्ति और बहुत सारी जानकारी को अवशोषित करने की क्षमता बहुत अधिक होती है। इसलिए सैम ने सोचा कि वह ये प्रयास करेगा, और यह पूरी तरह से काम कर गया। लिंग तियान भी इस फ्लैश के प्रभाव में था, और वह भी इस बात से आश्चर्यचकित था कि उसके दिमाग ने कितनी तेजी से जानकारी को अवशोषित कर लिया। वह जल्दी से होश में आया और बोला, आप चाहे अपने प्रथम श्रेणी के बच्चे को अपने साथ ले जाएं और हब के बारे में जानकारी प्राप्त करें, लेकिन यह समझे कि अकेले हब ही आपके बच्चों की मृत्यु का कारण नहीं है। इसका मुख्य कारण वास्तव में वे अकादमियां हैं जिनमें आपने अपने बच्चों को दाखिला दे दिया है और उनसे अधिक पाने की उनकी लालच। वास्तविक अपराधी वे हैं जिन्होंने वास्तव में आपके बच्चों की जान ली और जिस तरह से उनकी मौत हुई। मुझे यकीन है कि नई जानकारी से ये सब पता चल जाएगा। लिंग तियान के शब्दों ने पूरी भीड़ को उत्तेजित कर दिया। परिवार के एक नेता ने जानकारी देखी और चिल्ला उठे, ब्रिगन परिवार के कमीने, तुम्हारे बेटे ने मेरी बेटी को मार डाला। मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। उसे अपनी जान देकर इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। वह चिल्लाया और तुरंत अपने परिवार के सदस्यों को एथेना अकादमी की ओर ले गया। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि अरेस अकादमी के एक प्रशिक्षक ने मेरे बेटे को मारने के लिए एक बाहरी व्यक्ति के साथ सांठगांठ की, और अकादमी ने इसे छुपाने की हिम्मत की? मैं तुम सबको मार डालूंगा। एक अन्य व्यक्ति अरेस अकादमी के प्रशिक्षक की ओर मुड़ा, जिसने सोचा कि वह एकमात्र भाग्यशाली व्यक्ति था जो एक खच्चर को मारने के बाद भी अपनी गलती नहीं छुपा पाया। हालांकि ये एकमात्र ट्रिगर नहीं है। एक अन्य प्रमुख ट्रिगर वास्तव में डीन की ओर निर्देशित है। आपने हमें हब पर हमला करने से क्यों मना किया? अगर इसके पीछे का व्यक्ति हब का इस्तेमाल आप सभी के साथ खेलने के लिए करता था और हमारे बच्चों को मरवाता था, तो उसने उस जगह पर हमला क्यों नहीं किया? कुछ अन्य परिवारों ने यह भी बताया कि ज़्यूस अकादमी का ब्लडी चैरियट हब की रक्षा कर रहा था। ऐसा क्यों हो रहा है? इसके बजाय आप हमें गैम्बलर अकादमी से लड़ने के लिए ले आए और यहां तक दावा किया कि एक प्रथम श्रेणी के बच्चे के पास इन सभी सवालों के जवाब हैं। ये सोचना कि हम आपके द्वारा लगभग मूर्ख बनाए जा चुके हैं। ऐसा लगता है कि आप लोग केवल अपने प्रतिस्पर्धियों से निपटने के लिए हमारे दुख का उपयोग कर रहे हैं। एक परिवार का मुखिया इस निष्कर्ष पर पहुंचा, और इससे बहुत तीव्र क्रोध भड़क उठा। जैसा कि सैम ने कहा, डीन को छोड़कर जो लिंग तियान और वॉटन को घूर रहे हैं, बाकी सभी व्यस्त हैं। आधे से ज्यादा सेना हब से निपटने के लिए चली गई, कुछ ज़्यूस अकादमी में चली गई और बाकी सेना दूसरी अकादमियों या मौके पर मौजूद बुजुर्गों और डीन से लड़ने में लग गई। लिंग तियान ने अब तक सैम की यात्रा का अनुसरण किया है। उसने उसे कई चमत्कारी चीजें करते देखा है। हर बार सैम हमेशा ज्यादा से ज्यादा जानकारी हासिल करने पर ध्यान केंद्रित करता था और अपने विरोधियों से निपटता था। वह कमजोर कड़ियों, घमंडी युवाओं, अड़ियल बुजुर्गों, गंदे रहस्यों वाले लोगों का इस्तेमाल करता था। वह उनका शोषण तब तक करता था जब तक कि वह उन्हें नष्ट नहीं कर देता।
लेकिन ये पहली बार है जब सैम ने इतनी सारी जानकारी का उपयोग किया है। अकादमिक क्षेत्र हमेशा से ही एक ऐसी जगह के रूप में जाना जाता था जहां सभी कुलीन लोग एकत्रित होते थे और इन सभी कुलीन लोगों में एक बड़ी बात समान थी। सभी के पास बहुत सारे रहस्य थे और इतने सारे लोगों और महत्वाकांक्षाओं के साथ हमेशा छिपे हुए संघर्ष रहे हैं। सैम ने बस इतना ही किया कि संघर्षों को बढ़ाया और उन्हें खुलकर सामने लाया। वास्तव में अपनी प्रत्यक्ष भागीदारी दर्शाए बिना वह अकादमिक क्षेत्र को धीरे धीरे ध्वस्त कर रहे हैं। लिंग तियान ने देखा कि पूरा ओलंपियन क्षेत्र अराजकता में डूब गया। उसने देखा कि हर जगह लड़ाई चल रही है। यह अच्छी बात थी कि कर्फ्यू लगा हुआ था और बहुत से लोगों को इधर उधर जाने की अनुमति नहीं थी। बेशक यहाँ वहाँ छिपे हुए कुछ आम लोग अब बिल्कुल सुरक्षित नहीं हैं, लेकिन इतने बड़े शहर में युद्ध का मैदान होने और इतनी सारी इमारतों के कारण वे हमेशा छिपने के लिए जगह ढूंढ सकते थे और शायद किस्मत से यहाँ से बाहर निकल भी सकते थे। समस्या यह है कि लिंग तियान को अभी भी कुछ देखना बाकी है। अराजकता का फायदा उठाते हुए कुछ लोग गुप्त उद्देश्यों के साथ इधर उधर घूम रहे हैं। सबसे आम लक्ष्य अपने सूचना खच्चर को मारना है। वे अकादमियों में घुसकर अपने लक्ष्यों को मारना शुरू कर रहे हैं, इस उम्मीद में कि अराजकता के कारण होने वाले नुकसान के रूप में पूरी बात को दबा दिया जाएगा। पहली कक्षा के छात्र जिन्हें आमतौर पर अकादमियों की रीढ़ माना जाता था क्योंकि वे ही दूसरे, तीसरे और चौथे कक्षा के छात्र बनेंगे, उन्हें बाएं और दाएं से मारा जा रहा है। सैम ने अब तक जो भी नुकसान किया है, जलती हुई खोपड़ियों, साप्ताहिक भुगतान, युद्ध द्वारा परीक्षण और यहां तक कि पत्थर का उपयोग करके, उसने पिछले कुछ हफ्तों में कई प्रथम श्रेणी के छात्रों को मार डाला। चौथी कक्षा के छात्रों को प्रबंधकों द्वारा निशाना बनाए जाने और मारे जाने से पहले उसने जो भी विनाश किया, उससे भी ज्यादा नुकसान उसने पहली कक्षा के छात्रों को पहुंचाया, खास तौर पर ज़्यूस अकादमी को। अब तो और भी अधिक क्षति हो रही है। लिंग तियान ने वॉटन की ओर देखा जो अभी भी डीन से घिरा हुआ है। वे ही वहां बचे हुए हैं, कुछ भटके हुए बुजुर्गों के अलावा। नियान जो पहले ही ठीक हो चुका था, अपने फिर से और कुछ अन्य बुजुर्गों के साथ लड़ाई में कूद पड़ा। लिंग तियान ने देखा कि उसकी कोई जरूरत नहीं है और वो पलट गया। एक बार फिर सैम के साथ उस कमरे में बैठ गया। आप शायद इतना आराम नहीं करना चाहेंगे, बहुत से लोग इस समय अपने सूचना खच्चरों को मार रहे हैं, सैम ने अचानक कहा। लिंग तियान ने भौहें सिकोड़कर पूछा, तुम मुझसे ऐसा क्यों कह रहे हो? क्या तुम सचमुच अपनी महान योजना के एक और चरण के लिए मेरा उपयोग करना चाहते हो? मुझे एक मौका दो। नहीं, वास्तव में इसका योजना से कोई लेना देना नहीं है। मैं बस कुछ जानना चाहता हूं और बदले में मैं तुम्हें कुछ बता सकता हूं जो शायद तुम जानना चाहो। वह क्या होगा? श्वेत, वह युवक जो तब से मेरी पीठ पर सवार है जब से मैं अकादमी में आया हूं। लिंग तियान का शरीर अकड़ गया। वह वाइट के बारे में भूल गया। इतनी सारी अराजकता के बीच वह उस आदमी के बारे में भूल गया। वह ये भी भूल गया कि उसने सैम को वाइट के साथ अपने रिश्ते के बारे में बताया था। सैम जो जानकारी का आदी है, वह इसका इस्तेमाल नहीं करना चाहेगा, ऐसा कोई तरीका नहीं है। वह वास्तव में इस बात से थोड़ा आश्चर्यचकित था कि सैम ने इस बारे में अधिक जानने के लिए आगे दबाव नहीं डाला। अब जब सैम ने पूछा तो उसे बुरा लग रहा था कि यह ऐसी चीज नहीं होगी जो उसे पसंद आएगी। मैं जानना चाहता हूं कि वाइट कौन है और वह आपसे किस तरह से संबंधित है। वह मुझे क्यों निशाना बना रहा है? सैम ने शांति से पूछा। लिंग तियान ने अपने होठों को दबाया और पूछा, इसके बदले में आप मुझसे क्या बदलने की योजना बना रहे थे? आप जानते हैं, वाइट भी पहली कक्षा का छात्र है और भले ही उसे शुरू में कलाई बैंड और कठपुतली नहीं मिली थी, लेकिन अब उसके पास एक सेट है, और वह भी उन लोगों में से था जिन्हें यादें ताज़ा कर दी गईं। वह एक सूचना खच्चर है। लिंग तियान ने अपनी मुट्ठियां भींच लीं। क्या तुमने उसकी जानकारी बताई? उसका चेहरा चिंता से चमक रहा था। ये स्पष्ट था कि वह डर रहा था कि वाइट के साथ क्या हो सकता है। नहीं, कम से कम अभी तो नहीं। यह उस जानकारी पर निर्भर करता है जो आप मुझे देते हैं। सैम, क्या तुम सचमुच मुझे धमका रहे हो? मुझे लगा था कि हमारा रिश्ता इससे बेहतर था। हाँ, इसीलिए मैं तुम्हें यहाँ धमकी नहीं दे रहा हूँ। मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि मैंने उसकी जानकारी उस व्यक्ति को न देकर उसे बचा लिया जिसकी जानकारी वह अभी अपने पास रखे हुए है। मैं उस व्यक्ति को न मारकर तुम्हारा उपकार कर रहा हूँ जो तुम्हें इतना प्रिय है। लेकिन लिंग तियान, तुम्हें पता होना चाहिए कि तुम ही हो जो पहले से ही मुझ पर कर्जदार हो। तुमने मुझसे पहले ही उस आदमी के बारे में एक एहसान मांगा था, और मैंने उसके लगातार परेशान करने के बावजूद भी ऐसा किया। तुम किसी से भी बेहतर जानते हो कि मैं कीटों से कितना परेशान हो जाता हूं और मैं आमतौर पर उनसे कैसे निपटता हूं। मैंने उसे अकेला छोड़ दिया क्योंकि मेरे पास और भी बड़े काम थे, लेकिन देर सवेर उसकी मृत्यु होने वाली थी। हालांकि आपने बीच में हस्तक्षेप किया और आपने मुझसे सिक्कों से छुटकारा पाने के लिए एक एहसान मांगा। या तो वह जानता है कि मैं हक का मालिक हूं और मेरा आपसे रिश्ता है, या उसने आपसे सिक्के मांगे बिना ये जाने कि मैं हक का मालिक हूं। वह आपके करीब है। मैं उसके साथ किसी भी दूसरे प्रथम श्रेणी के बच्चे की तरह व्यवहार करता और उसे एक सूचना खच्चर बना देता, यहां तक कि एक खतरनाक व्यक्ति के लिए भी, डीन या किसी बड़े बुजुर्ग की सूचना की तरह, यह सुनिश्चित करने के लिए कि वह निश्चित रूप से मर जाए। लेकिन मैंने ऐसा करने से परहेज किया क्योंकि वह आपका रिश्तेदार है। लिंग तियान चुप रहा और सैम के आगे बोलने का इंतजार करने लगा। हालांकि वह जानता था कि सैम आगे क्या पूछने वाला है। आप सभी जानते हैं कि मैं इतना उदार नहीं हूं, इसलिए यदि आप चाहते हैं कि मैं उसे छोड़ दूं तो मुझे बताएं कि वह कौन है, अन्यथा मैं उसके साथ किसी भी अन्य व्यक्ति की तरह व्यवहार करूंगा। लिंग तियान अपने आप में सिमट गया। वह एक आलसी और थके हुए बूढ़े आदमी की तरह है जो अब दुनिया से कोई वास्ता नहीं रखना चाहता।
पिछले कुछ घंटों में तुमने मुझे और अधिक असहाय और थका हुआ महसूस कराया है। केवल जुआरी ने ही मुझे ऐसा महसूस कराया। तुम दूसरे हो, किसी और देवता ने भी मेरे साथ ऐसा नहीं किया। मैं इसे एक प्रशंसा के रूप में लूंगा। ईमानदारी से कहूं तो मैं तुम्हें ये बताना चाहूंगा, लेकिन पहले मुझे गैम्बलर से इसकी पुष्टि करनी होगी। आपके कुछ अनुमान हो सकते हैं और मुझे लगता है कि उनमें से कुछ सच के बहुत करीब हैं। हालांकि उसके बारे में सच्चाई बताना मेरा काम नहीं है। जहां तक उसके साथ मेरे रिश्ते की बात है तो आप मुझे उसका गुरु मान सकते हैं, कम से कम आंशिक रूप से। मैंने उसे बचपन से ही नजदीकी मुकाबले की शिक्षा दी है। मैं बस इतना ही कह सकता हूँ। कुआं गड़गड़ाहट, एक जोरदार गड़गड़ाहट सुनाई दी। सैम कुछ कहने ही वाला था, लेकिन उसी समय उसकी इंद्रियां चीख उठी। सिर्फ उसकी ही नहीं, लिंग तियान की भी इंद्रियां चीख उठी। वह जल्दी से खड़ा हुआ और हाथ हिलाया। बूम! दीवार उसी क्षण ढह गई। लिंग तियान के हाथ की लहर ने एक शॉकवेव पैदा की जो उन पर आ रही कुछ ऊर्जा से टकराए। पहली कक्षा के सभी बच्चे उड़ गए, लेकिन वे सुरक्षित थे, उनकी जान को कोई खतरा नहीं था। लिंग तियान ने जमीन पर लात मारी और खुद को आसमान में उछाल दिया। बूम! एक और धमाके के साथ उसने एक और हमले को नाकाम कर दिया। हमला इतना शक्तिशाली था कि एक ही समय में 1 दर्जन से ज्यादा बुजुर्गों को मार सकता था। यहां तक कि सैम, जो अब बहुत दूर है और हमले से पूरी तरह सुरक्षित है, वह भी कांप रहा था। यह आदिम भय था, या यूं कहें कि उसके शरीर की सहज प्रवृत्ति उसे चेतावनी दे रही थी कि वह किसी भी क्षण मर सकता है। उन्होंने जल्दी से कुछ पक्षी कठपुतलियों को किनारे लगाया जो अभी भी बाहर थी, ताकि वे देख सके कि हमलावर कौन है। दोपहर के 2:49। उन्होंने जल्दी से कुछ पक्षी कठपुतलियों को किनारे लगाया जो अभी भी बाहर थी, ताकि वे देख सके कि हमलावर कौन है। लेकिन जैसे ही उन्हें हमलावर की दिशा में मोड़ा गया, कठपुतली नष्ट हो गई। हालांकि उस क्षण वह उस व्यक्ति या कहें लोगों पर हल्की सी झलक पाने में सफल रहा। करीब आधे घंटे पहले, जब बाहर अराजकता अपने चरम पर थी, पूरा क्षेत्र हत्या और कत्लेआम की आग में जल रहा था। ज़्यूस अकादमी के अंतरिक्ष द्वारों में से एक सक्रिय हो गया था। अंदर से 2 लोग आए। उनमें से एक का चेहरा ज़्यूस अकादमी के लोगों के लिए बहुत जाना पहचाना था, और जो लोग अपनी जान बचाने की कोशिश कर रहे थे, वे तुरंत उसके सामने घुटने टेक दिए। डीन हेरोन, कृपया हमें बचाइए, कृपया हमें बचाओ, वे हमें मारने की कोशिश कर रहे हैं। ये दूसरी अकादमी का बुजुर्ग है। मैं उसके रहस्य जानता हूँ। वह मुझे मारने की कोशिश कर रहा है। हेरोन ने खून से लथपथ अकादमी को भयभीत होकर देखा। हर जगह लाशें बिखरी हुई थीं। ज्यादातर स्पेस गेट बंद थे और सिर्फ खास गेट ही खुले थे, लेकिन उनका इस्तेमाल सिर्फ अकादमी में आने के लिए किया जा सकता था, बाहर जाने के लिए नहीं। हेरोन और उसके साथी ने यही इस्तेमाल किया। अन्य बड़ों के क्रोध का सामना करने पर शेष छात्र तुरंत अंतरिक्ष द्वार की ओर भागे, लेकिन वे उनका उपयोग करने में असमर्थ रहे। प्रथम श्रेणी के बहुत से छात्र और उन्हें बचाने की कोशिश करने वाले वरिष्ठ छात्र मर चुके हैं, और अपराधी उसके सामने खड़े थे। बूम बूम बूम! ज़्यूस अकादमी के आसमान में बिजली चमकने लगी और हर घुसपैठिया कुछ ही सेकंड में मारा गया। जब हेरोन अपने अकादमी परिसर में घुस आए कीड़ों को साफ कर रहा था, तो उसका साथी एक निश्चित दिशा की ओर चला गया। सारा खून खराबा और आतंक से पीड़ित लोग उसके लिए कोई मायने नहीं रखते। उसके चेहरे पर खालीपन साफ झलक रहा था कि उसे इस पूरी घटना से कोई मतलब नहीं है। वह धीरे धीरे और स्थिरता से चल रहा था, जैसे कि वह गर्मियों की शाम को किसी पार्क में टहल रहा हो। कुछ उतार चढ़ाव के बाद वह अंततः अपने गंतव्य पर पहुंच गया। लेकिन जैसे ही वह वहां रुका, उसका भाव शून्य हो गया। उसके जबड़े भींचे हुए थे, दांत किटकिटा रहे थे, माथा सिकुड़ा हुआ था और मुट्ठियां भींची हुई थीं। वह हर बीतते पल के साथ बढ़ते गुस्से के साथ घर की ओर देख रहा था। वह मुख्य द्वार तोड़कर अंदर घुसा। घर खाली था, वहां एक भी जीवित प्राणी नहीं था। वह मुड़ा और उसी गति से हेरोन के पास वापस चला गया। हेरोन अभी अभी पोसाइडन अकादमी के एक बुजुर्ग की टांगें तोड़ रहा था, जिसने एक प्रथम श्रेणी के बच्चे को लगभग मार डाला था। वह उसे जवाबदेह ठहराने और पोसाइडन अकादमी से उसके विवेक के लिए कीमत वसूलने की योजना बना रहा था। उसी समय एक क्षण के लिए उसका दिल रुक गया जब उसने अपनी ओर आते हुए हल्के कदमों की आहट सुनी। क्या हुआ थेरोन? उसने लगभग कांपते हुए स्वर में पूछा। थेरोन ने हेरोन को उसी ठंडी निगाह से देखा जिस निगाह से कोई किसी परेशान करने वाली मक्खी को देखता है। जैड कहाँ है? वह अपने क्वार्टर में क्यों नहीं है? क्या? हेरोन ने अविश्वास में अपनी आंखें चौड़ी कर लीं। खुद उसे भी इसकी उम्मीद नहीं थी। वह वहां नहीं है? हेरोन ने पूछा। इतना खून खराबा होने के कारण उसे सबसे बुरे की आशंका थी। भय और क्रोध ने उसके दिल को जकड़ लिया था। डीन बोलने ही वाला था, लेकिन थेरोन ने उसे रुकने का इशारा किया और अकादमी की तरफ देखा। यह पहली बार था जब उसने चारों तरफ फैली अव्यवस्था को देखा। आखिरकार उसकी नजर पोसाइडन अकादमी के बुजुर्ग पर पड़ी। वह आगे बढ़ा और बुजुर्ग का गला पकड़कर उसे ऊपर उठाया। आपके पास 3 सेकंड है, मुझे बताओ क्या हो रहा है। उसकी आंखें ठंडी और तीखी थीं और एल्डर ने कसम खाकर कहा होगा कि उस ठंडक के नीचे कोई अवर्णनीय ऊर्जा छिपी हुई है। एक ऐसी ऊर्जा और शक्ति जिसने उसे तुरंत राज उगलने पर मजबूर कर दिया। उसने थेरोन को सब कुछ बता दिया। सैम के इर्द गिर्द कैसे संदेह पैदा हुआ, कैसे पूछताछ हुई, कैसे ब्लडी चैरियट इसमें शामिल हुआ और कैसे उन्होंने सैम को छोड़ने के लिए गैम्बलर अकादमी पर हमला करने की कोशिश की। कैसे अचानक से सूचना का खुलासा हुआ और कैसे पारिवारिक बलों ने अकादमी बलों पर हमला किया और कैसे सभी ने अपने सूचना खच्चरों को मार डाला। क्या कोई बड़ा? हेरोन हकलाते हुए एक सुसंगत वाक्य बनाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन थेरोन ने एक बार फिर अपनी बात रोकी और कहा,
हमले के कोई निशान नहीं है, उस घर में कुछ भी नहीं हुआ। अगर उस स्तर का कोई व्यक्ति उस पर हमला करता या किसी भी तरह से उसे जबरदस्ती ले जाने की कोशिश करता तो मैंने जो ताबीज उसे दिया था वह काम कर जाता। मेरी आत्मा के टुकड़े को सूचित किया गया होगा। और सिर्फ एक ही ताबीज नहीं है, कोई भी उसे जबरदस्ती नहीं ले जा सकता। तब वह स्वेच्छा से चली गई, थेरॉन ने कहा। उसकी आवाज में अजीब तरह की शांति थी, लेकिन उस शांति ने किसी को मूर्ख नहीं बनाया। यहाँ तक कि एल्डर जो एक सेकंड पहले मौत के कगार पर था, वह भी महसूस कर सकता था कि उस मुखौटे के नीचे कोई छिपा हुआ तूफान चल रहा है। थेरॉन ने उस बुजुर्ग को छोड़ दिया और एक बार फिर जैड के घर की ओर चल पड़ा। उसने एक पल के लिए अपनी आंखें बंद की और एक विशेष संरचना डिस्क निकाली। वह घर के केंद्र में चला गया और वहां डिस्क रख दी। हेरॉन ने अकादमी में मची अफरा तफरी को शांत किया और ज़ीउस अकादमी के बुजुर्गों को बुलाया। उसने ब्लडी चैरियट से संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। बुजुर्गों ने जवाब दिया और उसने उन्हें अपने आगमन की सूचना दी और साथ ही उनसे आकर कार्यभार संभालने के लिए कहा, इससे पहले कि वह जैड के निवास की ओर भागता। वहां उन्होंने थेरॉन को घर के बीच में फॉर्मेशन डिस्क स्थापित करते देखा। फिर उन्होंने कुछ शिलालेख बनाने शुरू किए जो इसे घर के आसपास की संरचनाओं से जोड़ते थे। जल्द ही उनका काम पूरा हो गया और उन्होंने फॉर्मेशन डिस्क के शीर्ष पर टैप किया। स्वूश, पूरा स्थान नीले रंग के प्रक्षेपण में बदल गया। उस प्रक्षेपण के भीतर उन्होंने दो लोगों को देखा। उनमें से एक दरवाजे पर खड़ा है जबकि दूसरा दूसरी तरफ खड़ा है। इस ओर वह पत्थर था और दूसरी ओर वह जैड था। जैड ने दरवाजा खोला, उसने स्टोन को गले लगाया और दोनों निवास क्षेत्र से बाहर चले गए। प्रक्षेपण समाप्त हो गया। क्या वह पत्थर है? थेरॉन ने हेरॉन से पूछा। उसकी आवाज में अभी भी वही शांति थी। हाँ, मैंने सोचा था कि वह एक भविष्यहीन अपंग है। थेरॉन ने लगभग ऐसे कहा जैसे वह ये बात अपने आप से कह रहा हो। हेरॉन से नहीं। हेरॉन के दिमाग में लाखों विचार उमड़ रहे थे। उसे ओलंपियन क्षेत्र का वह समय याद आया जब स्टोन उनकी सबसे बड़ी समस्या थी, लेकिन जल्द ही वह खत्म हो गया और उसकी जगह इतनी बड़ी समस्याएं आ गईं कि वह लगभग उसके बारे में भूल ही गया। बेशक उसे उम्मीद करनी चाहिए थी कि ऐसा कुछ होगा। आखिरकार स्टोन यहाँ विरोध और चीखने के लिए नहीं है, वह यहाँ अपने जीवन के प्यार के लिए है। पिछली बार जब मैंने जांच की थी तो उस अपंग ने अपने ग्रह को एस्ट्रल प्लेन साधना, गड़बड़ाए हुए मेरिडियन और ऊपरी शरीर की अत्यधिक सूजी हुई मांसपेशियों के अलावा कुछ भी नहीं लेकर छोड़ा था। उन सभी दोषों को कैसे ठीक किया गया और वह अपने दायरे में कैसे आया? क्या उसे कोई दिव्य उत्तराधिकार प्राप्त हुआ था? इस बार थेरॉन के सवाल हेरॉन से थे। हेरॉन अपनी हैरानी से बाहर आया और जवाब दिया, मुझे यकीन है कि उन्होंने पॉकेट आयामों से कोई विरासत नहीं ली, बल्कि पॉकेट आयामों के खुलने से पहले ही वे बदल गए थे। जब वे पहली बार अकादमी में आए थे तब भी वे अपने मूल स्वरूप में ही थे। तब से लेकर नए टूर्नामेंट तक ये बड़ा परिवर्तन हुआ। तब तक हेरॉन ने रुककर अपनी जीभ काट ली। वह बहुत कुछ बताना नहीं चाहता था। वह क्रिस्टोस जैसे किसी व्यक्ति के सामने अपनी सारी अटकलें लगा सकता है, लेकिन वह अपने भाई के सामने ऐसा नहीं कर सकता। वह बहुत शक्तिशाली है और ऐसा करने के परिणाम उसके लिए बहुत भयानक होंगे। थेरॉन ने अपनी पहनी हुई अंगूठी को देखा और उससे खेलना शुरू कर दिया। हेरोन, तुम अपनी बात जारी रखो। तुम कुछ कहने ही वाले थे। मुझे यकीन है कि तुम मुझसे कुछ भी छुपाना नहीं जानते, बगुला ने गला साफ करते हुए कहा। जब स्टोन अकादमी में आया तो मैंने गार्डों से उसे बाहर निकलवा दिया और उसे सड़कों पर ही रहने दिया ताकि वह अंदर न आ सके। उस समय सैम नाम का वह व्यक्ति, जिसका उल्लेख उस बुजुर्ग ने पहले किया था, भी किसी कारण से हमारी अकादमी में आया था और वापस जा रहा था। वापस आते समय उन्होंने प्रवेश द्वार पर स्टोन को देखा और उसे अपने साथ ले गए। तो वह बच्चा स्टोन और इस चमत्कारी परिवर्तन से एकमात्र संबंध रखता है। तो एक तरह से हम अचानक परिवर्तन का कारण हो सकता है। क्या आप मुझे अब ये बता रहे हैं? गलत, बगुला ने गला साफ किया और सिर हिलाया। ठीक है, स्वूश। थेरॉन वहां से गायब हो गया। जब वह गैम्बलर अकादमी में पहुंचा तो उसने देखा कि वॉटन सभी अन्य बुजुर्गों और डीन के साथ लड़ रहा है। उसने सीधे उस लड़ाई को नजरअंदाज कर दिया और अंदर घुसने की कोशिश की। बेशक रक्षात्मक गठन ने उसे रोक दिया। वह आश्चर्यचकित दिखाई दिया। जुआरी अकादमी हमेशा की तरह आश्चर्यों से भरी हुई। वह बुदबुदाया और अपना हाथ उठाकर उस संरचना पर जोरदार तमाचा मारा। बूम! विस्फोट के साथ संरचना ढह गई और उस थप्पड़ की बची हुई ऊर्जा सीधे संरचना की अगली कुछ परतों की ओर चली गई। ऊर्जा केवल कुछ अन्य इमारतों के ढहने के बाद ही समाप्त हुई। अंततः उसने सबका ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर लिया। वॉटन ने उसकी ओर देखा और आश्चर्य से कहा, थेरॉन। थेरॉन ने वॉटन की ओर देखा और मुस्कुराए। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसा मैंने सुना है। तुम इस जगह पर अपना जीवन बर्बाद कर रहे हो वॉटन, थेरॉन ने कहा और वह उस मुख्य क्षेत्र की ओर बढ़ा जहां सैम को रखा गया था। वॉटन ने पलटकर उससे निपटना चाहा, लेकिन डीन और उनकी सारी चालें बहुत मुश्किल थीं। लेकिन एक सेकंड के बाद उसने कुछ सोचा और शांत हो गया। थेरॉन ने बिना किसी चिंता के अपनी दिव्य भावना का विस्तार महसूस किया और यही वह समय था जब सैम और लिंगतियान ने संकट की भावना महसूस की और प्रतिक्रिया व्यक्त की। थेरॉन ने हवा में हाथ हिलाकर थपथपाया। शॉकवेव इतनी तेज थी कि बीच में मौजूद हर चीज ढह गई और सैम और थेरॉन की बिल्डिंग भी नष्ट हो गई। और इससे हम वर्तमान स्थिति में आ गए। लिंगतियान और थेरॉन एक दूसरे को देखते हुए हवा में मंडरा रहे हैं। आप लिंगतियान हैं, है ना? थेरॉन ने मनोरंजन से पूछा। लिंगतियान ने कोई जवाब नहीं दिया और उसे गुस्से से देखा। तुम जैसे बाहरी व्यक्ति का अकादमी क्षेत्र में क्या काम है? गैम्बलर अकादमी पर अचानक हमला करना।
अचानक, ये बिल्कुल जरूरी है। सैम नाम के उस लड़के को बाहर लाओ। मुझे उससे कुछ सवाल पूछने हैं। किस लिए? ये तय करने के लिए कि मुझे उसे जीवित छोड़ देना चाहिए या मृत। लिंग तियान ने कोई जवाब नहीं दिया और वहीं हवा में खड़ा होकर थेरॉन को ठंडी निगाहों से देखता रहा। उसकी आंखों में ठंडक के अलावा उसके चेहरे पर ज्यादातर भाव नहीं थे। कोई भी अंदाजा नहीं लगा सकता था कि वह असल में क्या सोच रहा है। स्वूश! थेरॉन अचानक हिल गया, लेकिन लिंग तियान भी हिल गया। टकराना। दोनों में टकराव हुआ क्योंकि लिंग तियान ने अपने शरीर से थेरॉन का रास्ता रोक दिया। दोनों ही झटके से पीछे हट गए और घूरना जारी रहा। आप जानते हैं, मैंने आपके बारे में बहुत कुछ सुना है। आप अकादमी में मुझसे कुछ साल जूनियर थे। बेशक ये प्रवेश के समय पर आधारित है क्योंकि मैंने तकनीकी रूप से यहाँ से स्नातक नहीं किया है। हालांकि मैंने हमेशा आपके बारे में खबरें सुनी हैं। लिंग तियान ने ये किया, लिंग तियान ने वह किया। आप काफी प्रसिद्ध थे। मैं इससे सहमत नहीं हूँ। मैं अकादमिक क्षेत्र में कभी लोकप्रिय नहीं रहा। गैम्बलर अकादमी में मेरे सहपाठियों के अलावा कोई भी मेरे बारे में ज्यादा नहीं जानता। ये पूरी तरह सच नहीं है। आप इस क्षेत्र में प्रसिद्ध नहीं हैं, जिसे केवल एक गौरवशाली प्रतिध्वनि कक्ष के रूप में माना जा सकता है। लेकिन आप वहां प्रसिद्ध हैं जहां यह मायने रखता है। और वह कहां होगा? युद्ध के मैदान में। देवताओं के युद्ध के मैदान में। आपके कारनामे सराहनीय हैं। जब से मैंने अफवाहें सुनी हैं, मैं हमेशा आपसे वहां मिलना चाहता था। मैं देखना चाहता था कि क्या आप नमक के लायक हैं। हालांकि जल्द ही मैं भूल गया क्योंकि हम कभी एक दूसरे से मिले ही नहीं। अब मैं वास्तव में खुश हूं कि मैं तुमसे यहां मिला। लिंग तियान चुप रहा। उसकी भौहें गहरी हो गईं। गैम्बलर अकादमी में उसका समय बहुत मुश्किल था। वह हमेशा लो प्रोफाइल रहता था और अकादमी या उसके ग्रेड के बाहर शायद ही कोई उसे जानता था। लेकिन युद्ध के मैदान में, भले ही वह ये सुनिश्चित करने के लिए अपेक्षाकृत लो प्रोफाइल रखता था कि उसके साथी और जूनियर उसके बारे में बहुत कुछ न जाने। दुश्मनों की बात करें तो चीजें अलग होती हैं। उन्हें उसकी योग्यताओं को जानने की आवश्यकता थी ताकि वे उसे कमतर ना आके। और वह केवल एक ही कारण सोच सकता था कि थेरॉन जैसे व्यक्ति का नाम उसके सामने क्यों आया। उस समय किसी ने उसे मारने के लिए थेरॉन को किराए पर लेने की कोशिश की थी। मुझे नहीं लगता कि तुम इस विचार को लंबे समय तक अपने मन में रख पाओगे। मेरा सुझाव है कि तुम ये जगह छोड़ दो और कभी वापस मत आना। तुम सैम से बात नहीं करोगे। स्वूश स्वूश बम, स्वूश स्वूश बम, स्वूश स्वूश बम। 3 प्रयास और 3 ब्लॉक सभी बेहतरीन तरीके से किए गए। केवल समस्या है शॉकवेव्स। आसपास की इमारतें धीरे धीरे टूटने लगीं। यहां तक कि नीचे की जमीन भी तबाह हो गई। लिंग तियान ने अपने दांत पीस लिए और एक बार फिर थेरॉन की ओर देखा। उसकी आंखें मृतवत थीं। यह आखिरी चेतावनी है थेरॉन। चले जाओ अभी। स्वूश! थेरॉन मुस्कुराया और आगे बढ़ गया। एक बार फिर लिंग तियान से आगे निकलने की कोशिश कर रहा था। उसकी गति शीर्ष पायदान पर है। शायद सैम ने अब तक सबसे तेज चीज देखी है। वास्तव में उन चालों का अंदाजा लगाने के लिए उसने अपनी सारी दिव्य ऊर्जा के साथ ऊर्जा दृष्टि को उसकी सीमा तक सक्रिय कर दिया। स्वूश! लिंग तियान आगे बढ़ा और उसने थेरॉन का रास्ता रोक दिया। हालांकि इस बार उसे सिर्फ रोकने के बजाय उसने थेरॉन का कॉलर पकड़ लिया और थेरॉन को बाहर फेंकने से पहले उसे हवा में घुमाने के लिए पूरी ताकत लगा दी। स्वूश! थेरॉन टूटी पतंग की तरह हवा में उड़ी और स्कूल के मैदान से बाहर चली गई। धमाका दुर्घटना। वह गैम्बलर अकादमी के मैदान से बाहर निकलकर खाली सड़कों पर आ गया। वह दुकानों और इमारतों से टकराया और उन्हें मलबे में तब्दील कर दिया। थेरॉन मलबे से उठ खड़ा हुआ और लिंग तियान को देखा जो उसी ठंडी निगाह से उसके ऊपर तैर रहा था। थेरॉन को छोड़ दो, तुम यह नहीं करना चाहते। थेरॉन ने अपना हाथ उठाया और उसकी हथेली पर ऊर्जा एकत्रित हो गई। बूम! दिव्य ऊर्जा एक किरण में बदल गई जैसे ही वह लिंग तियान के पास से गुजरी और उसके पीछे को चिपका दिया। यह ज़ीउस अकादमी का एक बुजुर्ग था जो लिंग तियान पर चिपकर हमला कर रहा था। ऊर्जा किरण से उसका सिर फट गया और वह जमीन पर गिर गया। एक कीड़ा मेरे व्यवसाय में घुसने की कोशिश कर रहा है। थेरॉन ने बड़बड़ाते हुए हवा में उड़ान भरी और लिंग तियान के सामने मंडराया। दोनों के बीच बस कुछ मीटर की दूरी थी। ऐसा लगता है कि आप पीछे हटने वाले नहीं हैं। नहीं, मैं नहीं हूं। तो फिर चलो ऐसा करते हैं। स्वूश! स्वूश! धमाका बम, धमाका बूम। आवाजें सचमुच ऐसी लग रही थी जैसे वे किसी फिल्म से आ रही हो। सैम को भी बिल्कुल ऐसा ही लगा। उसने लड़ाई को जारी रखने की कोशिश की, लेकिन ऊर्जा दृष्टि के पीछे उसकी सारी ताकत भी काम नहीं कर रही थी। लड़ाई को लेवल पर देखना काफी नहीं है। वह केवल आसपास के वातावरण पर पड़ने वाले आघात तरंगों के प्रभाव तथा हवा में उनके टकराव के बाद की धुंधली छवियां ही देख पा रहा था। एक क्षण में एक दुकान ढह गई, अगले ही क्षण सड़क पर गड्ढा हो गया, अगले ही क्षण एक इमारत का टूटा हुआ मलबा ऐसे उड़ गया जैसे कोई बवंडर उसे उड़ा ले जा रहा हो, और अगले ही क्षण कोई अज्ञात बुजुर्ग जो छिपा हुआ था सिर्फ भूकंप की लहर से मर गया। लड़ाई हर जगह थी। ये सिर्फ एक जगह या एक क्षेत्र तक सीमित नहीं थी। एक पल वे गैम्बलर अकादमी के सामने होते हैं और अगले ही पल वे अरेस अकादमी के सामने होते हैं। वे अकल्पनीय गति से यात्रा कर रहे होते हैं। सैम का मानना था कि उसकी पलक झपकना भी उस गति से मेल नहीं खाएगा। अगर वह वास्तव में उस स्तर के किसी व्यक्ति द्वारा निशाना बनाया गया होता तो वह निश्चित रूप से मर चुका होता, इससे पहले कि उसे पता चले कि उसे क्या मारा गया, या यहाँ तक कि उसे उस चीज का एहसास भी नहीं होता जिसने उसे मारा। वह तो मछली काटने से भी बदतर स्थिति में होगा। उसका शरीर डर और उत्तेजना दोनों से अजीब लेकिन रोमांचक तरीके से कांप उठा। जबकि अकादमी के अधिकांश लोग यह नहीं देख पा रहे थे कि दोनों के बीच क्या चल रहा है। दोनों पक्ष एक तनावपूर्ण लड़ाई में हैं।
हर किसी के दिमाग में, विशेष रूप से ओलंपियन अकादमी के बुजुर्गों के दिमाग में, लिंग तियान बर्बाद हो चुका है। थेरॉन के बारे में उन्होंने जो कहानियां सुनी, जो किंवदंतियां उन्होंने बनाई, वे आज भी उनके दिमाग में ताज़ा हैं। उनमें से ज्यादातर लोग उन्हें सुनते हुए बड़े हुए हैं और कुछ भाग्यशाली हैं जो उन्हें देखने के लिए तैयार हैं। लेकिन कुछ खास लोग ऐसे भी थे जो घबराए हुए दिख रहे थे। आंतरिक मंडली, कुछ लोग जो वास्तव में लिंग तियान को जानते हैं, जैसे हेरॉन और वॉटन, जो एकमात्र ऐसे व्यक्ति हैं जिनके चेहरे पर मुस्कुराहट थी। स्वूश बूम! अचानक दो में से एक आकृति सीधे जमीन पर गिर पड़ी। लिंग तियान हवा में खड़ा था, जबकि थेरॉन ने सड़क के बीच में एक बड़ा गड्ढा बना दिया था। बाद वाले ने अपने दांत पीस लिए और खड़ा हो गया। उसके मुंह से खून निकल रहा था। उसकी शांत अभिव्यक्ति कहीं नहीं दिख रही थी। चोट और खून को देखकर लगता है कि यह सीधे जबड़े पर मुक्का था। यह साफ साफ जमीन पर गिरा और लिंग तियान ने इस तरह मुक्का मारा कि वह जमीन पर गिर गया। थेरॉन की ऊर्जा उसकी हथेलियों पर चार्ज हुई क्योंकि वह पहले की तरह ऊर्जा किरणें फेंकने के लिए तैयार था। लिंग तियान की हथेली में भी ऊर्जा इकट्ठी हो गई। यह एक लंबी किरण में संघनित हो गई, लगभग ऊर्जा से बनी एक छड़ की तरह, और फिर इसका अंत भाले की नोक में बदल गया। फिर एक हल्की धातुई चमक है, लगभग इसे असली भाले जैसा बना रही है। वास्तव में अगर कोई इसे बनते हुए न देखे तो इसे पहचान पाना असंभव होगा। लिंग तियान ने भाला सीधे थेरॉन पर फेंका, जिसने ऊर्जा किरण छोड़ी। बूम! दोनों के मिलने से ऐसी सनसनी फैली कि पूरे शहर में धूल उड़ गई। उस धूल के बादल के बीच में भाले ने ऊर्जा की किरण को भेद कर उसे दो भागों में विभाजित कर दिया। भाला सीधे थेरॉन पर जा लगा, जिसने आखिरी क्षण में उसे चकमा दे दिया। बूम! ऊर्जा की किरण के विखंडित हिस्से लिंग तियान को छू भी नहीं पाए और चले गए। थेरॉन ने अपने दांत और जोर से भींचे और आकाश में उड़ने के लिए जमीन पर लात मारी। जूम जूम जूम! ऊर्जा किरणें विज्ञान फिल्मों में लेजर बंदूक के समान ध्वनि बनाती हैं। जैसे ही थेरॉन दूरी में करीब आता है, लिंग तियान एक छड़ी को जादू से निकालता है और खुद का बचाव करना शुरू कर देता है। जैसे ही वह कर्मचारी आने वाली ऊर्जा प्रक्षेपास्त्रों से टकराया, वह ऐसी चमकदार सुनहरी रोशनी के साथ घूम गया। लिंग तियान अपनी स्थिति से हिल भी नहीं रहा था, मानो थेरॉन द्वारा उस पर फेंकी गई कोई भी चीज उसे बिल्कुल भी परेशान नहीं करेगी। थेरॉन ने शीघ्र ही दूरी कम कर ली और थेरॉन पर हमला कर दिया तथा उसके बाएं जबड़े पर निशाना साधकर मुक्का मारने की कोशिश की। इससे पहले कि मुट्ठी जमीन पर गिरती, बूम! छड़ी बगल से घूमी और लगभग उसी जगह पर एक बार फिर थेरॉन से टकराए। लेकिन उसने हमले को रोकने के लिए अपनी मुट्ठी मोड़ ली, छड़ी को पकड़ लिया, जबकि दूसरा हाथ पंजे की तरह लिंग तियान की जान लेने की कोशिश कर रहा था, उसके दिल पर निशाना साध रहा था। थेरॉन के हाथ में जो डंडा था, वह अचानक दो टुकड़ों में टूट गया। ठीक उसी जगह जहां उसका हाथ था, निचला हिस्सा फिसल गया। ये खंजर में बदल गया और लिंग तियान ने थेरॉन पर वार करने की कोशिश की। थेरॉन के पास कोई विकल्प नहीं था और उसने हमले को रोकने के लिए अपना दूसरा हाथ मोड़ लिया। और तब पाक! ये थप्पड़ इतना तेज और स्पष्ट था कि थेरॉन वहीं पर स्तब्ध रह गई। एक थप्पड़ की गूंज आधे नष्ट हो चुके पूरे शहर में सुनाई दी। इसने सारी अराजकता को रोक दिया। एक पल के लिए स्तब्ध रहने के बाद थेरॉन का चेहरा विकृत हो गया। उसने लिंग तियान से आंखें मिला ली। उसकी ऊर्जा भड़क उठी। उसने अपने हाथ में मौजूद डंडे को कुचल दिया और लिंग तियान के हाथ को भी कुचलने की कोशिश की जिसे उसने पकड़ रखा था। उसने अपनी पूरी ताकत लगा दी और लिंग तियान के घुटने पर लात मारी। लिंग तियान ने अपना हाथ पीछे खींचने की कोशिश की, लेकिन थेरॉन उसे छोड़ने के मूड में नहीं था। इसलिए उसने लात मारी और चेहरे पर मुक्का मारा। बूम! दोनों ने एक ही समय पर हमला किया। लिंग तियान को आसमान में उछाल दिया गया जबकि थेरॉन को जमीन पर पटक दिया गया। लेकिन वे वहां ज्यादा देर तक नहीं रुके, एक सेकंड के 10वें हिस्से के लिए भी नहीं। स्वूश! वे एक बार फिर एक दूसरे के पीछे पड़ गए। इस बार थेरॉन की बारी थी कि वह लिंग तियान के बल का इस्तेमाल उसके खिलाफ करे और उसने उस आदमी का कॉलर पकड़ लिया और उसे कंधे के ऊपर से जमीन पर फेंक दिया। लेकिन जब लिंग तियान गिर रहा था तो उसके नाखूनों ने ऊर्जा एकत्र की और जादुई पंजों में बदल गए। पंजे सीधे थेरॉन के मांस में घुस गए जिससे वह खून से लथपथ हो गया। जैसे ही लिंग तियान जमीन पर गिरा, थेरॉन ने ऊर्जा किरण से हमला किया, जो लिंग तियान के पेट को छूते हुए एक छोटा सा घाव बना दिया। उसने अपने शरीर पर नियंत्रण प्राप्त किया और खुद को आसमान में उछाल लिया। थेरॉन ने भी ऐसा ही किया और नीचे की ओर मुंह के मारना शुरू कर दिया। वार एक दूसरे से टकराए, चकमा दिया और रोक दिया गया। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि प्रत्येक आदान प्रदान का परिणाम क्या था। प्रत्येक आदान प्रदान के बाद जो होता था वह आसपास के वातावरण को नष्ट कर देता था। शहर को किसी अन्य की तरह खंडहर में बदला जा रहा है। लड़ाई भी बेचैनी भरी और अंतहीन लग रही थी क्योंकि वे एक दूसरे पर इस तरह वार कर रहे थे जैसे वे सदियों से एक दूसरे से नफरत करते हों। ये समझना भी मुश्किल था कि कौन बढ़त हासिल कर रहा है। हालांकि कुछ गहन अवलोकन के बाद लोग देख सकते थे कि लिंग तियान अधिक साफ हिट लगा रहा है। सैम ने जितना संभव हो सके उतना समझने की कोशिश की, लेकिन वह उनकी गति के कारण आदान प्रदान को ठीक से नहीं देख पा रहा था। सिवाय इसके कि जब उनमें से एक को जमीन पर फेंक दिया जाता था या दूसरे द्वारा आकाश में गोली मार दी जाती थी, तब ये समझ पाना कठिन था कि उनमें से किसी की स्थिति क्या है। जैसे जैसे लड़ाई बढ़ती गई, थेरॉन अधिक क्रोधित होता गया जबकि लिंग तियान अधिक शांत होता गया। जैसे जैसे समय बीतता गया, उसने कुछ और बात देखी। थेरॉन को लिंग तियान की तुलना में बहुत ज्यादा नीचे गिराया जा रहा था या गिराया जा रहा था। दोनों की ऊर्जा अभी भी चरम पर थी और वे अपनी सहनशक्ति के अंत के करीब कहीं नहीं दिख रहे थे। हालांकि ऐसा लगता है कि चीजें हाथ से निकलती जा रही हैं। भले ही वे अनंत काल तक लड़ सकें, लेकिन शहर इसे सहन नहीं कर पाएगा। जैसे जैसे थेरॉन को और अधिक घिरा हुआ महसूस होने लगा, उसे ज़्यूस अकादमी की ओर वापस धकेला जा रहा था। लिंग तियान ने जानबूझकर उसे उस दिशा में फेंक दिया। सबका उद्देश्य अकादमी को नुकसान पहुंचाना है।
यद्यपि वह शांत दिखाई दे रहा था, फिर भी वह थेरॉन द्वारा गैम्बलर अकादमी को पहुंचाई गई क्षति से क्रोधित था। वह स्थान उसे बहुत प्रिय है और उसे उस अवस्था में देखकर उसका खून खौल उठा। उसने अपने दांत पीस लिए और थेरॉन की बांह पकड़ ली जो उस पर आ रही थी। फिर उसने उसे एक बार फिर से नीचे फेंक दिया, लेकिन इस बार उसने उसे यूं ही नहीं गिराया। लिंग तियान भी उसके साथ गिर गया और जमीन पर गिरते ही उसके चेहरे पर मुक्का मारा। यह एकमात्र अवसर था जब लोगों ने उन्हें सामान्य गति से देखा। वे बिना किसी अतिरिक्त बल के स्वतंत्र रूप से गिर रहे थे और जमीन पर पहुंचते समय उन्होंने हवा में एक दूसरे को पकड़ रखा था। धमाका दुर्घटना ने पूरे इलाके को हिलाकर रख दिया। ज़्यूस अकादमी की दीवारें ढह गईं। जब धूल जमी तो लिंग तियान शीर्ष पर बैठा था और उसने थेरॉन पर लगातार मुक्के बरसाए। थेरॉन ने संघर्ष किया और हाथापाई की। वह किसी तरह एक तरफ लुढ़क गया, लेकिन उसने लिंग तियान को भी लॉक में रखने की कोशिश की। हाथापाई जारी रही और थेरॉन को सबसे ज्यादा आश्चर्य हुआ, उसे पता भी नहीं चला कि वह कब इसमें फंस गया, लेकिन वह गिलोटिन में था। लिंग तियान ने एक हाथ से उसकी गर्दन पकड़ी और अपनी कोहनी से उसकी पीठ पर वार करना शुरू कर दिया, मानो वह उसके शरीर को बलपूर्वक चीर देना चाहता हो। थेरॉन ने अपने दांत पीस लिए और लॉक से बाहर निकलने के लिए जोर लगाया। उसने लिंग तियान को कॉलर से पकड़ लिया और उन दोनों ने एक बार फिर एक के बाद एक वार किए, लेकिन थेरॉन को ऐसा लग रहा था कि वह हार रहा है। उसने अधिक प्रहार झेले, वह अधिक क्षतिग्रस्त दिखाई दिया और ऐसा प्रतीत हुआ कि इस लड़ाई में उसके शरीर को जितनी चोट लगी थी उससे कहीं अधिक चोट उसे लगी थी। हो सकता है कि उसे लिंग तियान का नाम पता चला हो, लेकिन यह उसके लिए बस क्षणभंगुर था। लिंग तियान अच्छा था, लेकिन अफवाहें इतनी अच्छी नहीं है कि उसे किसी अथाह रोशनी में याद किया जा सके। उनकी प्रतिष्ठा किसी भी अच्छे साधक के बराबर थी जो युद्ध के मैदान में अच्छा प्रदर्शन करता था। लेकिन थेरॉन की प्रतिष्ठा, ये किंवदंतियां हैं, जिन लोगों को उसने मारा, जिन सेनाओं को उसने नष्ट किया, नरसंहार। लोग उसे युद्ध करते हुए देखने का सपना देखते हैं। उसने एक कारण से अपनी प्रतिष्ठा बनाए रखी और सुनिश्चित किया कि उसकी छवि बेदाग बनी रहे। हालांकि अब जब लिंग तियान का सामना हुआ तो वह एक लड़ाकू बन गया। जब भी उसने ऊर्जा किरण का इस्तेमाल किया, लिंग तियान ने कुछ यादृच्छिक हथियार बनाए जो सब कुछ नष्ट कर देते थे। जब भी वे आमने सामने होते हैं, लिंग तियान थोड़ी तेजी से प्रतिक्रिया करने में कामयाब हो जाता है और ऊपरी हाथ हासिल कर लेता है। और जैसे जैसे समय बीतता गया, वह और अधिक प्रहार सहने लगा। उसकी तकनीकों का मुकाबला किया जा रहा था और पहली बार उसे ऐसा लग रहा था कि वह हाथ से हाथ की लड़ाई में अपने प्रतिद्वंद्वी से भिड़ गया है। अगर कोई भी व्यक्ति जो उसे और उसकी प्रतिष्ठा को जानता था और उसे इस युद्ध में पहली बार देखता, तो वे उसकी प्रतिष्ठा के बारे में कही गई एक भी बात पर विश्वास नहीं करते। वे उस पर हंसते और उसका मजाक उड़ाते। उनकी प्रतिष्ठा और छवि जो हजारों लाशों के बल पर बनी थी, वह सब ऐसे ही खत्म हो गई। जब उसने इस बात पर सोचा तो वह गुस्से से उबल रहा था। वह अब खुद पर काबू नहीं रख पा रहा था। आह! वह चिल्लाया, लगभग एक घायल जानवर की दहाड़ की तरह, और अगले ही पल उसके शरीर से एक अजीब सी चमक दिखाई दी। यह आध्यात्मिक ऊर्जा और दैवीय ऊर्जा से अलग है। कल्पना कीजिए कि सफेद रंग के फ्लोरोसेंट कण सुनहरे रंग के कपड़े पहने हुए हैं, जो इतने फीके हैं कि आप मुश्किल से पहचान पाएंगे कि वे वहां हैं। यह एक ऐसी ऊर्जा थी जो वहां मौजूद अधिकांश लोगों के लिए परिचित होते हुए भी दूरी जैसी थी। हर किसी के चेहरे पर, विशेषकर बड़े बुजुर्गों और वरिष्ठों के चेहरे पर एक ही समय में उत्सुकता और आश्चर्य के भाव थे। हालांकि आसपास के वातावरण ने कुछ अलग तरह से प्रतिक्रिया व्यक्त की। थेरॉन जमीन से सिर्फ 2 इंच ऊपर उठ रहा था। ऐसा जानबूझकर नहीं लग रहा था। ऐसा नहीं लग रहा था कि वह जानबूझकर उठ रहा था। ऐसा लग रहा था मानो धरती उसे दूर धकेल रही हो। ऐसा लग रहा था मानो जमीन उसे उस अवस्था में स्वीकार करने से डर रही हो। उसी समय थेरॉन के चारों ओर एक हल्का सा निर्वात बन गया। लगभग उसके शरीर के चारों ओर एक परत सी बन गई। हवा उसे छूने से मना कर रही थी। थेरॉन की आंखें चमक उठी और वह आगे बढ़ा। अंतरिक्ष का ताना बाना टूट रहा था। ये नंगी आंखों से देखा जा सकता है। उसके चारों ओर स्थानिक दरारें पड़ रही थीं और वे धीरे धीरे फैल रही थीं। हर जीवित प्राणी जो इसे थोड़ा बहुत भी महसूस कर सकता था, उसे एक आदिम भय महसूस हुआ, मानो उन्हें एक प्रजाति के तौर पर दबाया जा रहा है। मानो थेरॉन से डरना उनका जन्मजात स्वभाव है। वॉटन और 2 अन्य डीन को छोड़कर बाकी डीन भी एक पल के लिए भी थेरॉन की तरफ सीधे देखने की हिम्मत नहीं जुटा पाए और यहाँ तक कि एक नजर डालने के लिए भी उन्हें संघर्ष करना पड़ा। उनके नजदीक मौजूद कुछ बुजुर्ग मौके पर ही बेहोश हो गए और उनके नाक, कान, आंख और मुंह से खून बहने लगा। बेशक बच्चों के बारे में ज्यादा कुछ नहीं कहा जा सकता। ये बहुत अच्छी बात थी कि डीन ने अपने पहले ग्रेड के बच्चों को कोर एरिया में ही सुरक्षित रखने का फैसला लिया, वरना उनकी जान बेकार जाती। लेकिन एक आदमी है जो इस प्रदर्शन से बेपरवाह और प्रभावित नहीं दिख रहा था। लिंग तियान। वह थेरॉन की नजरों में मरा हुआ लग रहा था, मानो उसे डर हो कि थेरॉन उसकी बेपरवाह नजर और निडर नजर को मिस कर देगी। मानो थेरॉन को उन आंखों में प्रदर्शित कृपालुता की कमी खलेगी। स्वूश! उसने अपना हाथ उठाया और एक जोरदार मुक्का मारा। यह धीमा लग रहा था, लेकिन साथ ही साथ समझ से परे तेज भी। इसने अपने रास्ते में जगह को चीर दिया, जिससे छोटी छोटी जगह की अशांति पैदा हुई, जिसे प्रकृति ने तुरंत ठीक कर दिया। लेकिन मुक्के की ताकत को गलत नहीं माना जा सकता। लिंग तियान वहीं खड़ा रहा और उसने अपने दोनों हाथों को ऊपर उठाकर अपनी दोनों हथेलियों से मुट्ठी पकड़ ली। बूम! इस बार जो विस्फोटक ध्वनि हुई वह पहले कभी नहीं सुनी गई। बूम! मुट्ठी सीधे हथेलियों में आ गिरी। लिंग तियान ने अपने दांत पीस लिए और वार को झेल लिया। बल ने उसके पूरे शरीर को तबाह कर दिया और वह जमीन पर फिसल गया, जिससे जमीन पर निशान पड़ गए। धूल जम गई और सभी ने लिंग तियान को ठंडे चेहरे के साथ वहां खड़ा देखा। वह जोर जोर से हौंफ रहा है और उसके होठों से खून की ताजा धार टपकने लगी है। उसने थेरॉन की ओर देखा जो दूसरा वार करने के लिए आ रहा था। इस बार लिंग तियान ने अपने द्वारा बनाई गई ढल से हमले को रोक दिया और एक बार फिर जमीन पर फिसल गया। वह अगले 10 चालों तक रक्षात्मक रहा। हर कोई इस दृश्य को विस्मय से देख रहा था। लिंग तियान थक रहा था। वह अजीब ऊर्जा जिससे वहां मौजूद ज्यादातर लोग अपरिचित थे, बहुत शक्तिशाली थी।
लिंग तियान पर हावी होते देख उन्होंने जो उम्मीद की थी उससे कहीं ज्यादा शक्तिशाली। कम से कम ऐसा प्रतीत तो हुआ। 10 बार ऐसा करने के बाद उसे खून की उल्टी होने लगी। उसका शरीर कांप रहा था। सैम ने इस पर भौहें सिकोड़ी। आखिरकार लड़ाई इतनी धीमी हो गई कि वह दूर से उसे देख सकता था और वह लिंग तियान के हाव भाव को हल्के से देख सकता था। वहां हार या हार मानने का कोई संकेत नहीं था। हालांकि उसके कामों से ऐसा लग रहा था कि कुछ और ही हो रहा है। लेकिन सैम कसम खा सकता था कि उसने लिंग तियान की मुस्कुराहट को हर हरकत के साथ बढ़ता हुआ देखा था और उसे ये भी यकीन था कि वह अकेला नहीं है जिसने ये देखा है। हर बार के साथ थेरॉन का गुस्सा बढ़ता जा रहा था। शहर उसकी हर हरकत से तबाह हो रहा है। यहाँ तक कि अकादमियां भी प्रभावित हो रही हैं, जहाँ कई इमारतें पहले ही ढह चुकी हैं। लेकिन उसका गुस्सा कम नहीं हो रहा है क्योंकि लिंग तियान का फिगर अभी भी मजबूती से खड़ा है। बम। थेरॉन ने हवा में लात मारी और लिंग तियान की ओर बढ़ा। उसने उसे जमीन पर पटक दिया और घुड़सवार की मुद्रा में आकर बाएं और दाएं वार करने लगा। बूम मरना, बूम मरना। उसकी चीखें और भूसे पूरे शहर में गूंज रहे थे। लिंग तियान अपनी भुजाओं पर ऊर्जा ढाल बना रहा था और अपने चेहरे पर आने वाले वार को रोक रहा था। हर वार से एक ढाल नष्ट हो जाती थी और उसकी जगह सिर्फ अगली ढाल आती थी। वार की ताकत को कम करके नहीं आंका जा सकता, बस इतना है कि लिंग तियान की रक्षा उस राज्य में भी बहुत मजबूत है। थेरॉन लगातार मुक्के मारता रहा। अचानक उसका हाथ एक पल के लिए जम गया, इससे पहले कि वह लिंग तियान से जुड़ पाता। मानो संकेत पर लिंग तियान की ऊर्जा आसमान तक पहुंच गई और अगले ही पल कुछ और हुआ। बूम। थेरॉन का शरीर ऐसा था जैसे कोई प्रक्षेप्य सीधे आसमान में फेंका गया हो। उसके पीछे एक शानदार सुनहरी चमक थी। वह एक अलौकिक उल्कापिंड की तरह दिख रहा था, बस वह नीचे गिरने के बजाय ऊपर उड़ रहा था। तभी सभी ने कुछ आश्चर्यजनक देखा। लिंग तियान वहां खड़ा है और उसका पूरा शरीर उसी तरह की अलौकिक ऊर्जा से ढका हुआ है। सुनहरे रंग के कणों से ढका सफेद रंग, और उसकी ऊर्जा थेरॉन की तुलना में कहीं ज्यादा शानदार है। और आसपास की प्रतिक्रिया थेरॉन की तुलना में कहीं ज्यादा मजबूत है। स्वूश। वह वहां से गायब हो गया और पुनः थेरॉन के ऊपर प्रकट हुआ, जो अभी भी अपने आप पर नियंत्रण पाने में असमर्थ था। बूम। उसने एक मुक्का मारा और थेरॉन को दूसरी दिशा में उड़ा दिया। एक बार फिर लिंग तियान गायब हो गया, और जिस स्थान पर उसने मुक्का मारा वहां एक बहुत बड़ा स्थानिक चीरा दिखाई दिया जो सब कुछ अपने अंदर समाहित कर रहा था, मानो वह आसपास की चीजों को निगलने और दुनिया को अपने अंदर समेटने की कोशिश कर रहा हो। केवल ये पर्याप्त रूप से मजबूत नहीं है, बल्कि यह धीरे धीरे बढ़ रहा है और आसपास के वातावरण की वसूली से लड़ने की कोशिश कर रहा है, जो स्थानिक आंसू को स्वाभाविक रूप से ठीक कर रहे हैं। लिंग तियान थेरॉन की उड़ान के रास्ते में फिर से प्रकट हुआ और बूम, एक और जोरदार मुक्का मारा जिससे वो फिर से उड़ गया। इस बार स्थानिक आंसू के अलावा थेरॉन के शरीर से छिलके गए खून से बना एक छोटा सा धुंध का बादल भी दिखाई दिया। थेरॉन ने अपने दांत पीस लिए और जोर से अपना संतुलन वापस पाने के लिए धीमी आवाज में चिल्लाया। लिंग तियान दूसरी तरफ दिखाई दिया और लगभग एक और साफ वार करने में कामयाब हो गया। थेरॉन ने चकमा दिया और मुट्ठी उसके पास से गुजर गई। थेरॉन रुक गया और लिंग तियान की ओर देखा। उसकी आंखों में आश्चर्य और हैरानी साफ झलक रही थी। वह भारी सांस ले रहा है और उसकी त्वचा कई जगहों पर फट गई है। ऐसा लग रहा है जैसे उसका शरीर खुद ही टूट रहा है। इस बीच लिंग तियान पूरी तरह से ठीक दिखाई दे रहा है। यहाँ तक कि उसे पहले लगी चोटें भी तेजी से ठीक हो रही हैं और ऐसा लग रहा है जैसे उसने सारी सहनशक्ति वापस पाली है। आप। थेरॉन कुछ कहना चाहता था लेकिन वो पूरा नहीं कह सका। लिंग तियान ने जल्दी से कहा और एक तलवार निकाली। उसने इसे थेरॉन पर घुमाया, जिसने इसे चकमा दिया और बस इसी तरह आदान प्रदान शुरू हो गया। हालांकि इस बार प्रत्येक वार बहुत अधिक विनाशकारी है और प्रत्येक आदान प्रदान बहुत अधिक प्रभावशाली है। इस बार लिंग तियान का पलड़ा भारी दिख रहा है। ऐसा लगा जैसे वह ठीक से कोशिश भी नहीं कर रहा था। कम से कम उसकी हरकतें इतनी सहज दिख रही थी। थेरॉन के बारे में ऐसा नहीं कहा जा सकता। उसका शरीर कांप रहा था और ऐसा लग रहा था कि वह किसी भी पल हार मानने को तैयार है। एक समय तो लिंग तियान का हथियार एक छड़ी में बदल गया और एक साफ प्रहार थेरॉन पर उतरा। बूम। जब वह अभी भी उड़ रहा था, लिंग तियान ने उसे पकड़ लिया और कुछ और वार किए। बूम बूम बूम। जब थेरॉन जमीन पर गिरा और वहीं निश्चल पड़ा रहा तो लिंग तियान एक और वार करने के लिए तैयार हो गया। नहीं, हीरो ने यह दृश्य देखकर जोर से चिल्लाया। ऐसा लग रहा था कि अंतिम वार जान से मारने के लिए किया गया था। उसी समय उन दोनों पर एक तेज रोशनी पड़ी। भाड़ में जाओ, मैं देर से आ रहा हूँ, लिंग तियान ने अफसोस के साथ थेरॉन की ओर देखते हुए शाप दिया। और अगले ही पल उन दोनों के साथ प्रकाश भी गायब हो गया। डीन को छोड़कर सभी लोग दंग रह गए। उन्होंने आह भरी और थोड़े घबराए हुए दिखाई दिए। वे तुरंत पीछे मुड़े जैसे कि उन्हें मौन सहमति हो और चले गए। कम से कम अकादमियों के बीच अब और झगड़े नहीं हुए क्योंकि उन्होंने अपने बड़ों और प्रशिक्षकों को वापस बुला लिया। बाहरी लोग लड़ाई हार गए, भले ही वे संख्या में अधिक थे। उनमें से कुछ तो लिंग तियान और थेरॉन की लड़ाई के झटकों से ही मर गए। वे अकादमिक क्षेत्र से बिना किसी शोर शराबे के चले गए। लेकिन पर्दे के पीछे तनाव अभी भी पनप रहा है। सैम के दिमाग में अरबों विचार चल रहे थे। उसने जो देखा वह उस समय उसके लिए बहुत ज्यादा था और इससे वह उत्साहित हो गया। उसे इस बात का अंदाजा था कि वह अलौकिक ऊर्जा क्या है। उसने इसे पहले भी महसूस किया था, लेकिन अब उसने इसे सीधे देखा है। ये बहुत अधिक उत्तेजक है। इस बीच कहीं ऐसी जगह है जिसके बारे में सैम को अभी तक पता नहीं है। वह महल जो आकाश में तैरता था, वह स्थान जहां अनेक लोग अकादमिक क्षेत्र की निगरानी और प्रबंधन के लिए लगातार काम कर रहे थे ताकि वह सामान्य रूप से कार्य कर सके। बैंगनी रंग का युद्ध गियर पहने एक आदमी छोटे सुनहरे बालों के साथ अपनी सभी मांसपेशियों और मर्दाना विशेषताओं के साथ लिंग तियान और थेरॉन को देख रहा है, जबकि वे तीनों एक खाली सफेद जगह के बीच में खड़े हैं। वह मुस्कुराया और उन दोनों की ओर देखा। लिंग तियान और थेरॉन, आप दोनों से मिलकर अच्छा लगा। मुझे यकीन है कि आप दोनों जानते हैं कि मैं कौन हूँ। लिंग तियान ने हार मानकर आह भरी। आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा ब्रोंटियोस।
काफी समय हो गया। ब्रोंटियोस ने लिंग तियान की ओर देखकर मुस्कुराया, फिर अपनी नजर थेरॉन पर डाली, जिसने आश्चर्य से अपना मुंह खोल दिया। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? उसने पूछा। जाहिर है कि वह ब्रोंटियोस के बारे में भी जानता था। बेशक, यह मेरा कार्यस्थल है। मैं मैसेंजर काउंसिल के लिए काम करता हूँ। जब से मैंने अपना ट्रायल पास किया है तब से मैं यही हूँ। पहले मैं कोई बड़ा काम नहीं कर रहा था, लेकिन अब मैं अकादमिक क्षेत्र के प्रबंधकों में से एक हूँ, ब्रोंटियोस ने सहजता से उत्तर दिया। थेरॉन अचंभित था, क्योंकि वह और ब्रोंटियोस एक ही उम्र के हैं। अकादमी के दायरे में नहीं। नहीं, ब्रोंटियोस को अकादमी में पढ़ाई करने जैसा कुछ नहीं करना पड़ता। वे युद्ध के मैदान में मिले थे। थेरॉन ने अकादमी छोड़ दी और युद्ध के मैदान में प्रवेश किया। वहां उसकी मुलाकात ब्रोंटियोस से हुई। उस समय ब्रोंटियोस वहां अपना मुकदमा पूरा करने की कोशिश कर रहा था। वह कई सेनाओं का हिस्सा था क्योंकि उसे उनके बीच स्थानांतरित किया गया था और दोनों ने एक साथ काम किया क्योंकि थेरॉन ओलंपियन पक्ष के लिए एक फ्रीलांसर की तरह काम करता था। वे एक दूसरे को बहुत अच्छी तरह जानते थे। बस इतना ही कि ब्रोंटियोस ने अपना ट्रायल पास कर लिया और फिर गायब हो गया। उन दोनों में किसी तरह की प्रतिद्वंद्विता थी और थेरॉन हमेशा उस पर नजर रखता था। लेकिन अचानक गायब हो जाना उसे थोड़ा निराश कर गया। तुमने हमें यहाँ खींच लिया। थेरॉन ने अपनी स्थिति संभाली और कहा। तुम बहुत ज्यादा अभिव्यंजक हो गई हो थेरॉन। तुम चौंक भी सकती हो। मुझे तो ये भी नहीं लगा कि यह एक संभावना है। और तुमने अपने गुस्से से जो कुछ किया, ऐसा लगता है जैसे तुम फिर से 10 साल पुरानी हो गई हो। ये कहते हुए ब्रोंटियोस मुस्कुराया। थेरॉन ने दांत पीसकर चारों ओर देखा। मैं यहाँ क्यों हूँ? बेशक, आप यहाँ इसलिए हैं क्योंकि आपने अकादमी के नियमों को तोड़ा है और उन नियमों के अनुसार आपको चेतावनी देने के लिए यहाँ लाया गया है। मैसेंजर काउंसिल में आपका स्वागत है। ब्रोंटियोस ने एक बार फिर उन दोनों की ओर देखा और अपनी उंगलियां चटकाईं। अचानक 3 कुर्सियां प्रकट हुईं। तीनों बिना किसी हिचकिचाहट के बैठ गए और ब्रोंटियोस ने बोलना शुरू कर दिया। मुझे यकीन है तुम दोनों जानते हो कि तुम यहाँ क्यों हो। थेरॉन, आप एक बाहरी व्यक्ति हैं और अकादमिक क्षेत्र से आपका कोई संबंध नहीं है। भले ही हम लोगों को वहां आने और यहाँ तक कि लड़ने से नहीं रोकते हैं, लेकिन हम उन्हें क्षेत्र को अपूरणीय क्षति पहुंचाने की भी अनुमति नहीं देते हैं। और आप आकाशीय ऊर्जा के प्रयोग से ऐसा करने का प्रयास कर रहे थे। ईश्वरत्व के मार्ग पर चलने वाले एक व्यक्ति के रूप में आपको पहले से ही स्थापित देवताओं के पैरों पर इस तरह से कदम रखने से बेहतर पता होना चाहिए। आप विनाश के इरादे से उनके क्षेत्र में अनियंत्रित रूप से घूम रहे हैं, मानो आप दिखावा करने की कोशिश कर रहे हो। ऐसा कुछ नहीं है जो तुम्हें करना चाहिए, और मैं ये पूरी सद्भावना के साथ कह रहा हूं जो मैं तुम्हारे लिए जुटा सकता हूं। वह रुका और लिंग तियान की ओर मुड़ा। वास्तव में मेरे पास आपसे बात करने या आपको यहाँ बुलाने का अधिकार या स्थिति नहीं है, लेकिन मुझे पता है कि आप ऐसे व्यक्ति नहीं हैं जो इस तरह की छोटी छोटी बातों पर परेशान हो जाते हैं। इसलिए लिंग तियान, कृपया इसे मेरा अनुरोध समझे और आज जो नुकसान आपने किया है उसे करने से बचें। कृपया भविष्य में ऐसा न दोहराएं। पहले और दूसरे व्याख्यान के स्वर में अंतर बहुत स्पष्ट है। थेरॉन को संबोधित करते समय वह दृढ़ निश्चय और थोड़े गुस्से में थे। उनका लहजा दृढ़ और गरिमापूर्ण था, लेकिन जब उन्होंने लिंग तियान को संबोधित किया तो उनका लहजा विनती भरा था। स्वर में इस परिवर्तन से थेरॉन चिढ़ गए, लेकिन उन्होंने इसे अपने चेहरे या शब्दों से नहीं दर्शाया। मैं समझ रहा हूं कि तुम क्या कह रहे हो, लेकिन तुम्हें पता होना चाहिए कि मैंने काफी समय तक इस उम्मीद में इंतजार किया कि दूत परिषद हस्तक्षेप करेगी। मैंने दिव्य ऊर्जा का उपयोग करने वाले एक आदमी से बहुत सारे वार सहे। मैंने तुम्हारे द्वारा उचित परिश्रम किए जाने की प्रतीक्षा की, लेकिन मुझे एहसास हुआ कि यदि मैंने अपनी दिव्य ऊर्जा का उपयोग नहीं किया होता तो मैं ये शरीर खो देता। जैसा कि आपने देखा होगा, तब भी मैंने बहुत कुछ रोक रखा था। लिंग तियान ने आह भरते हुए कहा। ब्रोंटियोस ने सिर हिलाया और कहा, मैं समझता हूं कि सर, आपने ये सुनिश्चित किया है कि उचित औचित्य हो। इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं क्योंकि आपने हमारा काम आसान कर दिया। हम ये सुनिश्चित करेंगे कि यदि ऐसा कोई मामला सामने आता है तो त्वरित कार्रवाई की जाए। लेकिन मुझे आशा है कि आप ये समझ गए होंगे कि अकादमिक क्षेत्र में व्याप्त भारी अराजकता के कारण संदेशवाहक परिषद के सदस्य देवताओं से परामर्श कर रहे थे और यह सारी गड़बड़ी तब हुई जब हम अभी भी आदेशों की प्रतीक्षा कर रहे थे। इसलिए हमारी प्रतिक्रिया में थोड़ी देरी हो गई। हालांकि यह अभी भी हमारी ओर से एक गलती है जिसे हम भविष्य में सुधार लेंगे। ब्रोंटियोस के मुंह से निकले शब्द वह स्पष्ट रूप से अपने बारे में तथा दूत परिषद के बारे में बता रहे थे। थेरॉन ने भौहें सिकोड़कर लिंग तियान की ओर देखा। आप अब जा सकते हैं श्रीमान, ब्रोंटियोस ने लिंग तियान से कहा और थोड़ा झुका भी। इस बीच थेरॉन भी यह मानकर खड़ा हो गया कि वह भी जा सकता है, लेकिन ब्रोंटियोस ने बस अपनी उंगलियां चटकाईं और एक अदृश्य शक्ति ने थेरॉन को वापस उसकी सीट पर धकेल दिया। मैंने नहीं कहा था कि तुम ऐसा कर सकते हो। लिंग तियान मुस्कुराया और वहां से गायब हो गया, जबकि ब्रोंटियोस ने अपना सारा ध्यान थेरॉन पर केंद्रित कर दिया। आप जानते हैं, आपकी शानदार प्रतिष्ठा वाले व्यक्ति के साथ लोग मान लेंगे कि आप बहुत अधिक दृढ़ हैं, लेकिन आपका अहंकार कितना नाजुक है। ऐसा लगता है जैसे आपके रवैये में कोई बदलाव ही नहीं आया है। मैं अब तक यहाँ क्यों हूँ? क्योंकि तुम्हारी सजा अभी तय नहीं हुई है। तुमने न केवल अकादमिक क्षेत्र में बहुत तबाही मचाई, बल्कि तुमने आकाशीय ऊर्जा का भी इस्तेमाल किया। क्या तुम सचमुच सोचते हो कि तुम बिना किसी परिणाम के ऐसे ही चले जाओगे? वह चला गया, थेरॉन ने साफ साफ कहा, लिंग तियान की स्थिति का स्पष्ट संकेत देते हुए। हाँ 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 हाँ, ब्रोंटियोस जोर से हंसा, मानो वह किसी बेवकूफ को देख रहा हो। क्या? थेरॉन ने ठंडे स्वर में पूछा। मुझे लगा कि तुम्हें पता है, लेकिन तुम तो वाकई संपर्क से बाहर हो। मेरा मतलब है, मुझे पता था कि तुम मृत से बाहर हो, अपने और अपने देवत्व के बीच की खाई को पाटने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन तुम्हें कम से कम समय के साथ चलना चाहिए था। जिस आदमी को आपने अभी देखा या जिसके साथ अभी लड़ाई की, वह कोई जुआरी अकादमी का कोई सामान्य प्रोफेसर नहीं है। वह एक देवता है, एक नव आरोहित देवता, और जिसके लिए आपने लड़ाई लड़ी वह सिर्फ उसका दिव्य अवतार है।
वह सबसे नवीनतम आरोहित है, लेकिन न केवल उसने पहले से ही अपने दिव्य अवतार को प्रकट किया है, बल्कि वह पहले से ही इसे दिव्य विमान के शिखर पर ले आया है। मेरा मतलब है, आपको भी इससे प्रभावित होना चाहिए। लेकिन सोचिए, आप तो दिव्य अवतार के साथ भी दबे रहेंगे। शायद आपको छिपना छोड़ देना चाहिए और अधिक बाहर आना चाहिए। शायद आप में जंग लग रही है। थेरॉन वहीं पर जम गया और खाली आंखों से देखने लगा। उसे यह भी समझ में नहीं आ रहा था कि उसकी आंखों के सामने क्या हो रहा है। वह बस इतना स्तब्ध था। ब्रोंटियस ने एक क्षण के लिए उसे मनोरंजक ढंग से देखा और कहा, वैसे भी मुझे परवाह नहीं है कि आप वास्तव में क्या सोचते हैं। सजा के तौर पर आपको अकादमिक क्षेत्र से प्रतिबंधित कर दिया गया है। जब तक आपको मैसेंजर काउंसिल से आगे की सूचना नहीं मिल जाती, तब तक आप प्रवेश नहीं कर सकते। हेरॉन, जो लोग तुम्हें इस दायरे में लाए हैं, उन्हें भी सजा का सामना करना पड़ेगा। चूंकि वह डीन के पद पर नहीं है और उसे अस्थायी रूप से निलंबित कर दिया गया है, इसलिए ज़्यूस अकादमी फिलहाल सजा से बच रही है। इसके अलावा आपको ऐसे किसी भी क्षेत्र में प्रवेश करने से प्रतिबंधित कर दिया जाएगा जिसे देवताओं का युद्ध क्षेत्र कहा गया है, और यह प्रतिबंध अगली शताब्दी तक लागू रहेगा, जब तक कि शीर्ष 100 अकादमियों से संबद्ध कम से कम 10 देवता आपके लिए जमानत नहीं दे देते। यही तुम्हारी सजा है। अब आप भी जा सकते हैं। इसके साथ ही थेरॉन को भी भेज दिया गया। ब्रोंटियोस ने आह भरी और खुद से बुदबुदाया, क्या मैं बहुत कठोर था। उसके हाव भाव उसके शब्दों के बिल्कुल उलट थे। वह जो भी करता था उसमें उसे स्पष्ट रूप से आनंद आता था। थेरॉन के जाने के बाद अकादमिक क्षेत्र के सभी डीन को एक संदेश भेजा गया। इसे संपूर्ण क्षेत्र के गठन का उपयोग करते हुए भेजा गया था तथा सीधे डीन के सिर में इंजेक्ट किया गया था। यह ओलंपियन क्षेत्र के डीन तक सीमित नहीं था और हर डीन को उनके क्षेत्र की परवाह किए बिना भेजा गया था। जब संदेश अभी भी संसाधित किया जा रहा था, लिंग तियान पहले से ही जुआरी अकादमी में वापस आ गया था। वह इतने शांत भाव से दिखाई दे रहे थे मानो उन्हें डर हो कि कहीं वे अनावश्यक ध्यान आकर्षित न कर ले। क्या आपको नहीं लगता कि कम प्रोफाइल होने में थोड़ी देर हो गई है? सैम ने मुस्कुराते हुए पूछा, जब उसने लिंग तियान की ओर देखा जो इस समय सैम के छात्रावास में छिपा हुआ है। मुझे जाना ही होगा। अगर मैं अभी बाहर गया तो वॉटन मेरा सिर खा जाएगा। क्यों, क्या हुआ? वॉटन डीन का पद छोड़ना चाहते हैं और सामान्य एल्डर के रूप में पदभार ग्रहण करना चाहते हैं। मुझे उनके स्थान पर कार्यभार संभालने के लिए कहा गया और मैंने उनसे कहा कि कोई भी मेरी बात से सहमत नहीं होगा, क्योंकि वे मेरी ताकत और योग्यता को नहीं जानते हैं। बेशक मैंने इसे एक बहाने के रूप में इस्तेमाल किया, लेकिन अब मेरे पास यह नहीं है। एक निश्चित व्यक्ति के कारण मुझे राक्षस स्तर के साधक से लड़ना पड़ा और मेरी क्षमताएं उजागर हो गईं। सैम ने जरा सा भी दोषी महसूस न करते हुए बस कंधे उचका दिए। वैसे भी इसे कुछ समय के लिए शांत कर देना चाहिए। मुझे उम्मीद है कि आप इसे और आगे नहीं बढ़ाना चाहेंगे। लिंग तियान ने आह भरी, क्योंकि किसी कारण से जो संदेश केवल डीन को जाना था वह भी उसे भेजा गया था। जब वे चुपचाप शराब पीते रहे तो गैम्बलर अकादमी में एक जोरदार घोषणा सुनाई दी। अकादमिक क्षेत्र में एक नया नियम पारित किया गया है। हाल के दिनों में बढ़ती अराजकता के कारण सभी डीन इस आम सहमति पर पहुंचे हैं कि अगली सूचना तक अकादमिक क्षेत्र में कोई भी हत्या और लड़ाई नहीं होगी। लड़ाई की अनुमति केवल तभी दी जाती है जब या तो टूर्नामेंट में या फिर किसी वरिष्ठ अधिकारी द्वारा अनुमोदित निगरानीयुक्त द्वंद्व युद्ध हो और लड़ाई में शामिल दोनों पक्षों को बिना किसी दबाव के सहमति देनी होती है। पॉकेट आयाम और बाहरी मिशन सभी बंद किए जा रहे हैं। सभी अकादमियों के छात्रों को वापस बुलाया जा रहा है और अंतर अकादमी टूर्नामेंट तक प्रशिक्षण पूरी तरह से अकादमियों के अंदर ही होगा। इस बार विशेष परिस्थितियों के कारण कोई क्षेत्रीय टूर्नामेंट नहीं होगा। श्रेणियों के आधार पर प्रत्येक अकादमी को अपनी पसंद की आंतरिक प्रतियोगिता के साथ अपने अपने प्रतिनिधि भेजने चाहिए। ये टूर्नामेंट अभी भी नॉर्थ क्षेत्र में आयोजित किया जाएगा तथा थोर अकादमी इसकी मेजबानी करेगी। इस बात की पूरी संभावना है कि टूर्नामेंट के नियम बदल सकते हैं। हालांकि आप मान सकते हैं कि वे तब तक वही रहेंगे जब तक उचित सूचना नहीं दी जाती। जो कोई भी नियम तोड़ता है जिसमें उचित पर्यवेक्षण या सहमति के बिना लड़ाई या किसी अन्य संघर्ष में भाग लेना या भड़काना शामिल है, उसे कठोर दंड भुगतने के बाद अकादमी से स्थायी रूप से प्रतिबंधित कर दिया जाएगा। इसके अलावा अगली सूचना तक किसी भी बाहरी सदस्य को अकादमिक क्षेत्र में आने की अनुमति नहीं है। जो आम लोग किसी अकादमी से संबंधित नहीं है, वे भी अकादमिक क्षेत्र में तब तक नहीं रह सकते जब तक कि उन्हें कम से कम किसी बड़े स्तर के व्यक्ति द्वारा प्रमाणित न किया जाए। नियम उन पर भी लागू होते हैं, इसलिए यदि वे नियम तोड़ते हैं तो उनके पक्ष में गवाही देने वाले बुजुर्ग को भी पीड़ित के समान ही सजा दी जाएगी। इस अवधि में किसी भी व्यक्ति की निजी संपत्ति को जानबूझकर नुकसान नहीं पहुंचाया जाना चाहिए। ऐसा करने पर सख्त सजा दी जाएगी। मुझे उम्मीद है कि सभी लोग हमारी परेशानियों से उबर जाएंगे और 2 महीने बाद होने वाले अंतर अकादमी टूर्नामेंट में भाग लेने के लिए तैयार हो जाएंगे। इस मामले को समझने के लिए आपका धन्यवाद। घोषणा बहुत बड़ी और विस्तृत थी। इस पर सैम मुस्कुराया और कंधे उचका दिए। मुझे लगता है मुझे कुछ समय तक योजना बनाने के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। ये जानना अच्छा है, तुम ऐसा बिल्कुल नहीं करोगे। मुझे यकीन है कि तुम्हारे दिमाग में एक दुष्ट साजिश चल रही है, क्योंकि तुम झूठ बोल रहे हो। लिंग तियान ने सीधे सैम के चेहरे पर यह बात कही। नहीं, मैं फिलहाल इससे निपट चुका हूँ। इसमें शामिल होने से पहले मैं कुछ समय तक इंतजार करूंगा। खैर, मैं कुछ जानना चाहता हूँ। यह क्या है? हमें बताया गया था कि अकादमिक क्षेत्र में प्रवेश करने के बाद देवताओं की ओर से कुछ मिशन आएंगे, लेकिन अब तक कोई संपर्क नहीं हुआ है। क्या हो रहा है? मुझे लगता है कि आपको बताने में कोई समस्या नहीं है, लेकिन आपको वादा करना होगा कि आप इसे बाकी खिलाड़ियों के साथ साझा करेंगे। जरूर, आप लोगों को मिशन को सक्रिय करने के लिए कुछ छिपी हुई स्थितियों को सक्रिय करने की आवश्यकता है। वास्तव में प्रत्येक मिशन की अपनी छिपी हुई स्थितियों का एक सेट होता है और उसके बाद ही आपको अकादमिक क्षेत्र के गठन द्वारा विशेष रूप से सूचित किया जाएगा। पहले मिशन में बाकी मिशनों की तुलना में थोड़ी अधिक छिपी हुई आवश्यकताएं हैं, या ये कहना बेहतर होगा कि सीमा थोड़ी अधिक है। किस तरह की छिपी हुई आवश्यकताएं, वह हिस्सा मैं नहीं बता सकता। ठीक है, धन्यवाद। आप मेरे छात्रावास में कब तक रहेंगे?
बस तब तक जब तक वॉटन व्यस्त न हो जाए। सैम ने लिंग तियान को आराम करने के लिए छोड़ दिया और उसने बाकी खिलाड़ियों को संदेश भेजने पर ध्यान केंद्रित किया। भले ही वह ऐसा नहीं करना चाहता था, उसने इसे डेस को भी बताया। उसके बाद उसने सिर्फ खेती करने का फैसला किया। अभी उसे इस बात का अंदाजा है कि अकादमियां किस तरह से प्रतिक्रिया देंगी। उसकी वजह से बहुत खून बहा है और वह अकादमी की सुरक्षा का पूरा फायदा उठाने में कामयाब रहा। ओलंपियन क्षेत्र के प्रथम श्रेणी के छात्र विशेष रूप से निराश हैं। उनकी संख्या कम हो गई है, उनका उत्साह नष्ट हो गया है। सैम ने यह सुनिश्चित किया कि ओलंपियन अकादमियों के अग्रणी विद्यार्थियों की अगली पीढ़ी शेष कम प्रभावित क्षेत्रों के लिए केवल हथियार का काम करे। अब उन्हें मौजूदा पीढ़ी के अग्रणी खिलाड़ियों को नष्ट करने पर ध्यान केंद्रित करने की जरूरत है। इसके लिए उन्हें बस बैठकर खुद को तैयार करना होगा, क्योंकि 2 महीने में उनके पास मौका है। दिन बीतते गए। सैम द्वारा उत्पन्न की गई अराजकता के परिणामस्वरूप लोगों को इससे उबरने में बहुत समय लगा। लोग अब एक दूसरे पर भरोसा नहीं करते और पहली कक्षा के बच्चे सभी सावधानी से चल रहे हैं। वे बहुत से प्रशिक्षकों और बड़ों के सबसे काले रहस्यों को अपने साथ लेकर चल रहे हैं। यह मान लेना भी सुरक्षित है कि हर कोई जानता है कि उनका सूचना खच्चर कौन है। हालांकि यह नियम पारित कर दिया गया है कि अकादमिक क्षेत्र में कोई भी दूसरे की हत्या नहीं कर सकता, फिर भी ये प्रथम श्रेणी के छात्र अभी भी कगार पर हैं। वे सभी अपने अनुभव से जानते हैं कि मृत्यु किसी व्यक्ति के लिए घटित होने वाली सबसे बुरी बात नहीं है। और वे सभी मानते थे कि उनके दिमाग में जो बातें चल रही थी, वे दूसरों को इन सूचना खच्चरों को मौत के बजाय उन चीजों के अधीन करने के लिए मजबूर कर सकती थी। वे एक सेकंड के लिए भी आराम नहीं कर सकते थे, जबकि वास्तव में यह उनके अकादमिक जीवन का सबसे आरामदेह समय होना चाहिए था। ये सही है। अब तक पॉकेट का आकार पूरा हो चुका होगा और अंतर अकादमी टूर्नामेंट के लिए अंतिम दौड़ शुरू हो चुकी होगी। चूंकि फ्रेशमैन टूर्नामेंट पहले ही खत्म हो चुका है, इसलिए उनके लिए चीजें बहुत अधिक स्वतंत्र होंगी। उन्हें बस अपने सीनियर्स के बीच होने वाले मुकाबले के गवाह बनना है। लेकिन अब वे सबसे ज्यादा प्रभावित हैं। उनमें से कोई भी अकादमी छोड़ने को तैयार नहीं है और उन्होंने मिशन बंद करने के लिए भगवान का शुक्रिया अदा किया। बेशक भले ही सैम ने खुले तौर पर हलचल मचाना बंद कर दिया हो, लेकिन पर्दे के पीछे अभी भी बहुत कुछ हो रहा है। पहली बात तो ये कि आकस्मिक दिन के बाद भुगतान का अगला दिन बिना किसी परेशानी के आ गया। लिंग तियान ने एक बार फिर सैम को अपनी उपस्थिति से सम्मानित किया। मैं आपको इस बात के लिए कैसे मना सकता हूं कि आप आने वाले सप्ताह के बारे में कोई हंगामा न करें। यह अनुचित है क्योंकि सभी मिशन अस्थायी रूप से रोक दिए गए हैं। इनमें से किसी के पास भी पैसा नहीं है और अकादमियों के पास पहले से ही आरक्षित निधि समाप्त हो रही है। बस मुझे बताइए कि आपको क्या चाहिए और मैं उसे पूरा कर दूंगा। बेहतर होगा कि आप मुझे बता सके कि इस पूरी चीज को कैसे रोका जाए। चलो लिंग तियान, यहां तक कि मैसेंजर काउंसिल ने भी सिक्के की स्थिति के बारे में हस्तक्षेप नहीं किया है। तुम मेरी सारी मस्ती क्यों रोकना चाहते हो? तुम बिल्कुल भी सहायक नहीं हो। सैम का जवाब यही था। तुमने जो कुछ भी किया उसके बाद क्या तुम कुछ रियायत नहीं दे सकते? ये बेचारे बच्चे तुम्हारी लगातार मारपीट बर्दाश्त नहीं कर सकते। क्या तुम सच में सोचते हो कि ये लोग इतने घटिया हैं? तुम्हें एक बार मेरे हब डेटा को देखना चाहिए और देखना चाहिए कि इन लोगों ने क्या क्या किया है। मुझे लगता है कि तुम कुछ लोगों के सिर कुचलकर राख कर दोगे और यह मान लेना कि तुम्हारे पास बोलने के लिए कोई नैतिक दिशा निर्देश नहीं है। यदि आप में थोड़ी भी दया है तो आप इन अकादमियों में भाग जाएंगे और अपने परीक्षण में ढेर सारी लाशें छोड़ जाएंगे। मैं उन्हें फाड़कर आसानी से छोड़ देता हूं। वैसे ऐसा नहीं है कि मैंने उन्हें हब में जाकर अभ्यास करने के लिए नहीं कहा। आप बहुत कुछ कह सकते हैं, लेकिन मेरे हब की प्रशिक्षण योजना निश्चित रूप से उनके लिए फायदेमंद है। लिंग तियान बहस करना चाहता था, लेकिन वह ये भी जानता था कि सैम ने जो कहा वह सच है। यहाँ सभी लोग, उनमें से किसी की भी पृष्ठभूमि साफ नहीं है। बेशक सैम कोई संत नहीं है और उसे न्याय करने का कोई अधिकार नहीं है, लेकिन अगर देवता ऐसा नहीं करते हैं तो लिंग तियान कम से कम उन लोगों को दोष नहीं दे सकता जो ऐसा कर रहे हैं। वैसे भी इस समस्या के कारण और क्योंकि छात्र किसी को लूट नहीं सकते, उनमें से बहुत से जोकर के हाथों अपनी संपत्ति खो रहे हैं, या सटीक रूप से कहें तो सैम के हाथों। ये सिर्फ पहली कक्षा के छात्रों पर ही लागू नहीं होता, बल्कि सीनियर्स पर भी लागू होता है। आगामी टूर्नामेंट के लिए शांतिपूर्वक तैयारी करने के बजाय वे भुगतान के लिए पैसे जुटाने में अपना आपा खोने लगे। हर कोई व्यस्त हो गया। हर कोई दूसरों से कुछ मीठे वादे करने की कोशिश कर रहा है। कुछ लोग जो सिक्के जमा करके रखे हुए थे, लोगों को अनुचित अनुबंध पर हस्ताक्षर करने के लिए मजबूर करने लगे। वे पहले भी ऐसा कर सकते थे, लेकिन उन्हें अपनी जान का डर था। अब उन्हें इसकी चिंता नहीं है। वे साहसी हो गए हैं। एक और अतिवादी समूह है। भले ही मैसेंजर काउंसिल ने हस्तक्षेप करके छात्रों के बाहर जाने पर प्रतिबंध लगा दिया है, लेकिन छात्रों और बाहरी दुनिया के बीच संचार टूटा नहीं है। छात्रों ने अपने परिवारों से संपर्क किया है। इन परिवारों ने आगे बढ़कर कुछ छोटे परिवारों को बंधक बना लिया। यहाँ जो छात्र उस छोटे परिवार से था, उसने वह पैसा बड़े परिवार के छात्र को सौंप दिया। उनके लिए चीजें आसान हो गईं। शायद यही एकमात्र मौका है जब बड़ी पृष्ठभूमि का होना उनके काम आया और वे उस प्रभाव का अधिकतम दक्षता से इस्तेमाल कर पाए। इस वजह से बाहरी संघर्ष चरम पर पहुंच गए। हालांकि इस बार दूत परिषद ने हस्तक्षेप नहीं किया, क्योंकि मूलतः छात्र स्वयं ही अपने परिवारों को इन संघर्षों को बढ़ाने के लिए प्रेरित कर रहे हैं, इसलिए संदेशवाहक परिषद के हस्तक्षेप करने का कोई कारण नहीं है। लेकिन बेशक ये एकमात्र बाहरी संघर्ष नहीं है जो अकादमिक क्षेत्र से प्रभावित है। सैम ने जब वे सभी अकादमिक क्षेत्र में गए थे, तब जो समस्याएं पैदा की थी वे अभी भी सुलग रही हैं। कुछ बुजुर्ग और चौथी कक्षा के छात्र, क्योंकि वे अपने सूचना खच्चरों से बहुत डरते हैं, उन्होंने अपने परिवारों को बाहर निशाना बनाना शुरू कर दिया। उनमें से कुछ ने तो अपने सूचना खच्चरों को आत्महत्या के लिए मजबूर करने में भी कामयाबी हासिल की। बेशक ये सिर्फ कुछ ही लोग थे, इसलिए यह कोई बड़ी बात नहीं है। इसके अलावा अभी भी ऐसे बहुत से परिवार हैं जो एक दूसरे से दुश्मनी रखते हैं और बदला लेने का अवसर तलाश रहे हैं। इतना सब होने के बावजूद बाहर सबसे बड़ा संघर्ष टेल्चिनेस और व्लाचेस के बीच चल रहा है। ये बात सैम के लिए भी आश्चर्य की बात है।
क्योंकि उसे उम्मीद थी कि टेल्चिन्स उसके पीछे अकादमिक क्षेत्र में आएंगे और यहाँ अराजकता फैलाएंगे। वास्तव में उसे ऐसा होने का भरोसा था और उम्मीद थी कि वे बहुत अधिक नुकसान करेंगे, लेकिन किसी कारण से टेल्चिन्स उसके पास नहीं आए। इसके बजाय उनका सारा गुस्सा व्लाचेस परिवार की ओर निर्देशित है। हालांकि व्लाचेस ने दावा किया कि उनका इस साजिश से कोई लेना देना नहीं है और यह पूरी तरह से क्रिस्टोस द्वारा किया गया था, फिर भी वे टेल्चिनेस को समझाने में सफल नहीं हुए। सबसे आश्चर्यजनक बात यह है कि किसी कारण से सैम का नाम कहीं भी सामने नहीं आया। टेल्चिन्स द्वारा अकादमिक क्षेत्र में प्रवेश करने की कोशिश करने की कोई खबर नहीं है और सैम के बारे में उनकी जांच की भी कोई खबर नहीं है। उन्होंने लिंगतियान से भी इसकी पुष्टि कर ली है और वह इस बारे में आश्वस्त है। वह नहीं जानता कि टेल्चिन्स का क्या हुआ, लेकिन वे निश्चित रूप से बहुत सारा काम कर रहे हैं जो लंबे समय में सैम के लिए ही फायदेमंद है। आखिरकार व्लाचेस उन परिवारों में से एक है जिसे वह खत्म करना चाहता था, लेकिन समस्या यह है कि व्लाचेस के पीछे पड़े 9 परिवार पीछे हट गए। उन्होंने अकादमिक क्षेत्र में हुई भीड़ की लड़ाई में भी थोड़ा हिस्सा लिया, लेकिन वे मुख्य सदस्य नहीं हैं, इसलिए उन्हें ज्यादा नुकसान नहीं हुआ। अजीब बात है कि फिर भी उन्होंने एक कदम पीछे ले लिया। वे टेल्चिनेस और व्लाचेस को एक दूसरे से अलग करने के लिए खोज रहे हैं। वे व्लाचेस परिवार से निपटने के लिए अपनी छिपी हुई हानिकारक गतिविधियों को रोकने के लिए भी आगे बढ़ गए हैं, जो वे आमतौर पर करते हैं। करीब 1 महीने बाद ये बातें नई बात बन गईं और लोगों के दिमाग से निकल गईं, क्योंकि अब प्रतिस्पर्धा शुरू होने का समय आ गया है। हालांकि टूर्नामेंट शुरू होने में अभी 1 महीना बाकी है, लेकिन सभी अकादमियों में आंतरिक टूर्नामेंट आयोजित किए जाने हैं। छात्रों के लाभ के लिए अकादमियों ने अंततः टूर्नामेंट खत्म होने तक उनके साप्ताहिक भुगतान का खर्च उठाने का फैसला किया। इससे छात्रों को थोड़ी राहत मिली। ओलंपियन अकादमियों ने विशेष रूप से अपने छात्रों के साथ विशेष रूप से उदार होने का फैसला किया। आखिरकार उन्होंने अपने बहुत से उम्मीदवारों को खो दिया और वे आगामी टूर्नामेंट में बेहतर रैंकिंग प्राप्त करने के लिए हर संभव अवसर चाहते थे। रात के 10:40। यदि उन्हें खराब रैंक मिलती है तो उन्हें दिव्य अकादमी से बाहर होने का खतरा होगा और उन्हें अकादमिक क्षेत्र के भीतर सूक्ष्म क्षेत्र में स्थानांतरित करना पड़ सकता है। सभी नुकसानों के साथ वे पहले से ही इसके बहुत करीब हैं। इसी कारण से ओलंपियन अकादमियां पर्दे के पीछे से बातचीत कर रही हैं और उम्मीद कर रही हैं कि वे टूर्नामेंट में एक दूसरे का साथ देने के लिए किसी समझौते पर पहुंच सकें। आखिरकार प्रथम श्रेणी के टूर्नामेंट में सुरक्षा के पूरे इंतजाम थे। इस टूर्नामेंट में बहुत से लोगों के मरने की संभावना है। वास्तव में कुछ परीक्षण पूरी तरह इसी पर केंद्रित होते हैं, इसलिए उन्हें इस बारे में सावधान रहने और अपने पास बचे हुए छात्रों की जो भी दयनीय संख्या है उसे संरक्षित करने की आवश्यकता है। गैम्बलर अकादमी हमेशा की तरह अपने स्तर पर ही यह आयोजन कर रही है, लेकिन आंतरिक प्रतियोगिता ओलंपियन अकादमियों के समान ही आयोजित की गई। सबसे पहले सहायक व्यवसायों के लिए प्रतियोगिताएं आयोजित की गईं और यह प्रतियोगिता दूसरी कक्षा के विद्यार्थियों के लिए थी। दूसरी कक्षा के सभी बच्चे उत्साहित हैं। वे सभी इस नई चुनौती से निपटने के लिए तैयार हैं। माहौल तनावपूर्ण है, लेकिन साथ ही उत्सवी भी है। कम से कम जब तक टूर्नामेंट खत्म नहीं हो जाता, डीन, एल्डर और उनके पीछे के लोग इस यथास्थिति को बचाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। बेशक टूर्नामेंट में कई त्रासदियां हो सकती हैं, लेकिन कोई भी यह सोचकर इस टूर्नामेंट में नहीं जाता कि उसकी मौत हो जाएगी। वे सभी इस आशा में इसमें भाग लेते हैं कि वे जीतेंगे और यश और प्रशंसा पाएंगे। सभी प्रतियोगिताएं एक एक करके होंगी। नए छात्रों के साथ हुई प्रतियोगिताओं की तरह कोई समानांतर प्रतियोगिता नहीं होगी। और पहली प्रतियोगिता हथियार बनाने की है। यह प्रतियोगिता नए छात्रों के टूर्नामेंट की तुलना में बहुत अधिक जटिल है। गैम्बलर अकादमी में उपलब्ध सबसे बड़े फौज में सभी हथियार बनाने वाले एकत्रित हुए। उन सभी के पास अपनी अपनी व्यक्तिगत भट्टी और मानक उपकरण हैं। प्रतियोगिता लगभग अंतिम टूर्नामेंट के समान ही मानकों के साथ आयोजित की जा रही है, इसलिए नियम और विशेषाधिकार समान हैं। हथियार विभाग के प्रभारी वरिष्ठ व्यक्ति मंच पर आए और उनकी ओर देखा। वह एक बूढ़ा आदमी है जिसका शरीर बहुत बड़ा है। अपने जीवन में उसने जो भी हथौड़े चलाए हैं उससे उसके हाथ कठोर हो गए हैं। उसके चारों ओर एक मजबूत आभा थी। मंच कमरे के सबसे दूर वाले छोर पर है। कमरे के दोनों ओर साधकों के लिए सीटें हैं। वे स्टेडियम की गैलरी सीटों की तरह हैं। मंजिल के सबसे करीब पहली कक्षा के बच्चे बैठे थे, उसके बाद दूसरी कक्षा के बच्चे जो हथियार बनाने की प्रतियोगिता में भाग नहीं ले रहे थे, उसके बाद तीसरी कक्षा के बच्चे और अंत में चौथी कक्षा के बच्चे बैठे थे। गैलरी के पीछे प्रशिक्षक और बुजुर्ग शांति से खड़े थे। बुजुर्ग के आने पर भीड़ शांत हो गई। हमेशा की तरह हमें यह नहीं पता कि फाइनल की कठिनाई का स्तर क्या होगा, लेकिन जैसा कि हम हर साल करते थे, हम पिछले साल की प्रतियोगिता को एक टेम्पलेट के रूप में उपयोग करने जा रहे हैं। चूंकि इस बार कोई क्षेत्रीय टूर्नामेंट नहीं है, इसलिए हम प्रत्येक ग्रेड के लिए केवल 3 हथियार बनाने वालों को ही भेज सकते हैं। ये व्यक्तिगत प्रतियोगिता के लिए है और एक टीम प्रतियोगिता भी है। हम 3 लोगों की टीम भी भेज रहे हैं। दोनों प्रतियोगिताएं आज ही होंगी। आप किसी भी समय लेने वाली प्रक्रिया के लिए विशेष संरचनाओं का उपयोग कर सकते हैं और प्रक्रियाओं को गति दे सकते हैं। यहाँ तक कि अगर आप किसी चीज को गर्म करना चाहते हैं या कुछ टैंपर करना चाहते हैं, तो आप उससे संबंधित संरचनाओं का उपयोग कर सकते हैं। एक प्रशिक्षक आपको संरचना के संचालन में मदद करेगा। रात के 10:40। अंतिम टूर्नामेंट में भी यही सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी, इसलिए इसमें कंजूसी न करें। अब आइए नियमों पर नजर डालें। आपको दिए गए समय में 5 मानक हथियार बनाने होंगे, केवल आपको दी गई सामग्रियों से। आप कुछ बुनियादी सामग्रियों का उपयोग कर सकते हैं जो फौज की इन्वेंट्री में है। उन सामग्रियों की एक सूची आपको प्रदान की जाती है और वे केवल आपके अनुरोध पर ही आपको प्रदान की जाएंगी। अगले कुछ मिनटों में 5 लोगों द्वारा किए जाने वाले 5 युद्ध चालों का प्रदर्शन होगा। उनमें से प्रत्येक एक अलग प्रकार के हथियार का उपयोग करेगा। उनके प्रदर्शन को देखने के बाद आपको उन 5 हथियारों को बनाने की जरूरत है जो उनके द्वारा किए जा रहे युद्ध चाल के लिए सबसे उपयुक्त हों। आपके काम पूरा होने के बाद वे एक बार फिर से आपके द्वारा बनाए गए हथियारों का इस्तेमाल करके वही चाल चलेंगे।
हथियार चलाने वाले के अनुभव, नुकसान, आध्यात्मिक ऊर्जा चालन की दक्षता, हथियार की स्थायित्व, सामग्री का उपयोग, लगने वाला समय, तकनीक और अंत में सौंदर्य के आधार पर हथियार का मूल्यांकन किया जाएगा। यद्यपि द्वितीय श्रेणी के साधक दिव्य स्तर दीक्षा के मध्य चरण से लेकर दिव्य स्तर दीक्षा के शिखर चरण तक के साधक होते हैं, फिर भी उनके लिए पृथक प्रतियोगिता नहीं होगी। आप सभी जानते हैं कि जब आप अकादमी में शामिल हुए थे तो आपने क्या किया था। आप उन नियमों का पालन करेंगे और अपने से ज्यादा ताकतवर लोगों के साथ प्रतिस्पर्धा करेंगे। प्रतियोगिता दोपहर को समाप्त हो जाएगी और आप तब तक जितने संभव हो सके उतने हथियार बना सकते हैं, लेकिन प्रत्येक प्रकार का केवल एक हथियार, जिसका अर्थ है कि आपसे कुल 5 हथियारों का परीक्षण किया जाएगा और वे अंतिम होंगे। क्या किसी के पास कोई प्रश्न है? बुजुर्ग ने रुककर छात्रों से किसी भी सवाल का इंतजार किया और उन्हें एक सवाल मिला भी, लेकिन किसी छात्र से नहीं, बल्कि दर्शकों में से एक ऐसे अप्रत्याशित व्यक्ति से जिसका चेहरा इस सवाल को पूछने की शर्म से लाल हो गया था। लिंग तियान। बुजुर्ग ने हैरान भाव से उसकी ओर देखा। उसके जैसे व्यक्ति के लिए सवाल पूछना पूरी तरह से असामान्य है, वह भी हाथ उठाकर जैसे कि वह कोई छात्र हो। प्रतियोगिता शुरू होने से पहले आप कितने मिनट और इंतजार कर सकते हैं? अभी किसी का आना बाकी है, लिंग तियान ने कहा और तभी बुजुर्ग ने एक खाली जगह पर ध्यान दिया। लिंग तियान का एक छात्र किसी के लिए उसे पकड़े हुए खड़ा था। एल्डर ने भौहें सिकुड़ी। प्रतियोगिता शुरू होने में अभी कुछ मिनट बाकी हैं, लेकिन वह समझ नहीं पा रहा था कि इतनी देर से कौन इस तरह की प्रतियोगिता में आ सकता है, और सभी लोगों में से लिंग तियान इस तरह के व्यवहार का समर्थन क्यों करेगा। यही कारण है कि लिंग तियान का चेहरा लाल हो गया है। प्रतियोगिता में इतनी देर से कौन आया है? बड़े ने सीधे पूछा। कई छात्र यही बात बड़बड़ा रहे थे। हालांकि भीड़ में मौजूद कुछ चौथी कक्षा के छात्रों और छात्र परिषद के सदस्यों को कुछ अनुमान था। वह भले ही देर से आए हों, लेकिन कुछ मायनों में वह निश्चित रूप से इस प्रतियोगिता के लिए जल्दी आए हैं। वास्तव में बहुत जल्दी, लिंग तियान ने धीमी आवाज में कहा। उस पल में स्वूश, सैम हॉबिंजर पर पहुंचा। माफ कीजिए, मैं देर से आया हूं। प्रतिस्पर्धा के कारण प्रशासन विभाग बहुत व्यस्त है और वे मेरे टोकन को तुरंत संसाधित करने में असमर्थ हैं। सैम ने अपना ग्रेड 2 टोकन दिखाते हुए कहा। भीड़ एकदम शांत हो गई। सैम उस स्थान पर गया जो उसके लिए रखा गया था और उसने अपना टोकन टेबल के स्लॉट में रख दिया। यही कारण है कि वह यहाँ देर से आया। उसने हाल ही में दिव्य विमान दीक्षा के मध्य चरण में प्रवेश किया है, जो उसे ग्रेड 2 का छात्र बनाता है। वह तकनीकी रूप से प्रतियोगिताओं के लिए पात्र है, लेकिन अधिकांश सहायक पेशे प्रतियोगिताओं के लिए उसे अपना टोकन जमा करना होगा, जो कथित तौर पर उसके वर्क स्टेशन पर जो कुछ भी हो रहा है उसे रिकॉर्ड करता है और आगे के संदर्भ के लिए उसका नाम निर्दिष्ट करता है। इसलिए प्रशासनिक कर्मचारियों ने अपना समय लिया। सैम ने बुजुर्ग और लिंग तियान को अनदेखा कर दिया। उसने सभी चौंकने वाली निगाहों को अनदेखा किया और उस छात्र की ओर देखा जो उसके लिए जगह बनाए हुए था। मैं किस चीज से वंचित रह गया? वह छात्र, जो सैम की सफलता के बारे में जानने वाले कुछ लोगों में से एक था, ने नियमों के बारे में बताया। सैम ने मंच पर उपस्थित एल्डर की ओर देखा और मुस्कुराते हुए कहा, मेरे लिए रुकने के लिए धन्यवाद एल्डर। कृपया आगे बढ़ें। बुजुर्ग अपनी हैरानी से बाहर आए और ध्यान आकर्षित करने के लिए 1-2 बार ताली बजाए। प्रदर्शन अब शुरू होगा। इसके साथ ही 5 छात्र मंच पर आ गए। वे सभी दूसरी कक्षा के शिखर पर हैं। उनमें से प्रत्येक के हाथ में एक अलग हथियार था। एक तलवार, एक भाला, एक युद्ध कुल्हाड़ी, एक हथौड़ा और एक खंजर। सभी मानक हथियार, बहुत जटिल नहीं, सरल और सीधे। वे सभी पांचों अपने अपने टेस्ट डमी के सामने खड़े हो गए। सभी पांचों डमी एक जैसे थे। एक एक करके उन्होंने हमला करना शुरू कर दिया। स्लैश। तलवारबाज ने पहले शुरुआत की और एक नंबर परीक्षण डमी के ऊपर मंडरा रहा था। 967। ये संख्या परीक्षण डमी द्वारा अवशोषित क्षति को दर्शाती है। ये संख्या वास्तव में बहुत कम महत्व रखती है। प्रतिभागी ने अपनी तलवार का इस्तेमाल किया और यह सभी फैंसी सामग्रियों से बनी है और सबसे बढ़कर यह उसके लिए अनुकूलित है। डेमो का लक्ष्य प्रदर्शन के दौरान चलचित्र को देखना है। सिर्फ एक चाल, एक उचित ऊर्ध्वाधर स्लैश, कुछ भी जटिल नहीं है। इससे ज्यादा सरल कुछ नहीं हो सकता। बेशक ये जितना सरल होगा, गलतियां ढूंढना उतना ही आसान होगा और साथ ही छोटी छोटी गलतियां भी उतनी ही स्पष्ट दिखाई देंगी। बाकी प्रतिभागियों ने भी प्रदर्शन किया। भाले का प्रहार, कुल्हाड़ी से वार, हथौड़े से सीधा प्रहार और खंजर से 2 चालें, एक फोरहैंड स्लैश और दूसरा बैकहैंड स्टैब। ये सब एक ही गति में किया गया था, इसलिए शायद इसे एक चाल माना जा सकता है। अब आप शुरू कर सकते हैं। इसके साथ ही प्रतियोगिता शुरू हो गई। सभी ने अपने कार्यस्थल पर सामग्री तक पहुंचने के लिए स्थानिक रिंग का उपयोग किया। उन्होंने सहायक सामग्रियों की सूची की भी जांच शुरू कर दी। सैम के बगल में बैठे छात्रों में से एक ने उसकी ओर देखा और बोला, मुझे पता है कि तुम घमंडी हो, लेकिन मुझे नहीं पता था कि तुम इतने घमंडी हो। तुमने मुश्किल से स्कूल में प्रवेश लिया और पहले ही सफलता प्राप्त कर ली। यह एक बात है कि तुमने अगले साल अपनी नींव और सफलता को मजबूत करने का इंतजार नहीं किया, बल्कि यह सोचा कि तुम प्रतियोगिता में भाग लोगे। आप अपने सिर से ऊपर हैं। सैम से ये शब्द कहने के बाद युवक तुरंत काम पर चला गया। ऐसा लग रहा था जैसे उसे किसी जवाब की उम्मीद नहीं थी और वह बस अपनी बात कहना चाहता था। सैम ने कुछ मिनट तक उसे देखा और वह अपने हथियारों के लिए डिजाइन बनाने लगा। सैम ने एक पल के लिए उसे देखा और फिर उसके डिजाइन को देखा। किसी कारण से उसने उससे कुछ नहीं कहा, बस थोड़ी देर के लिए उसे देखा और फिर अपने काम में लग गया। उसने एक स्क्रॉल निकाला और हथियारों का डिजाइन बनाना शुरू कर दिया। उन्हें अंतिम टुकड़ों के साथ साथ ये डिजाइन भी प्रस्तुत करने होंगे। ये सुनिश्चित करना है कि विजेता जो भी लेकर आए वह कोई संयोग न हो। पहले से ही काफी उत्साह वाली इस प्रतियोगिता ने और भी दिलचस्पी पैदा कर दी है, लेकिन इस बार सैम इस सब का मुख्य केंद्र है। जैसा कि सैम के बगल में बैठे छात्र ने कहा, यह असामान्य नहीं है कि कुछ प्रथम श्रेणी के छात्र उसी वर्ष ग्रेड 2 में प्रवेश पा लेते हैं जिस वर्ष वे शामिल हुए थे, लेकिन वे ज्यादातर विशेष मामले होते हैं, जैसे कि कोई लड़का जो पहले से ही ग्रेड 1 के शिखर पर था, बार बार असफल प्रयासों के बाद अकादमी में शामिल हो जाता है,
या कोई अपरिहार्य सफलता जिसे कुछ विशेष परिस्थितियों के कारण अनदेखा नहीं किया जा सकता था, आदि। ज्यादातर लोग सिर्फ अपनी संस्कृति को मजबूत बनाने की कोशिश करते हैं और आगे बढ़ने से पहले जितना संभव हो सके पहले ग्रेडर होने के फायदों का फायदा उठाने की कोशिश करते हैं। इस वजह से साल में एक भी घटना न होना कोई असामान्य बात नहीं है। लेकिन सैम ने इसे आगे बढ़ा दिया। न केवल उसने ऐसा किया बल्कि उसने अकादमी टूर्नामेंट में भाग लेना भी शुरू कर दिया। तकनीकी रूप से एक दूसरे दर्जे के छात्र के रूप में वह ऐसा कर सकता है, लेकिन जैसा कि छात्र ने पहले कहा था, एक औसत अकादमी छात्र के दृष्टिकोण से यह बहुत घमंडी है। सैम के पास सफलता पाने और प्रतियोगिता में प्रवेश करने के अपने कारण थे। इतने प्रयासों के बाद वह उन संघर्षों को भड़काने में कामयाब हो गया जो अभी भी पर्दे के पीछे निष्क्रिय रूप से जल रहे हैं। वह अकादमिक क्षेत्र की निगरानी करने वाली संस्था द्वारा पारित कुछ मूर्खतापूर्ण नियम के कारण ये सब बर्बाद नहीं होने दे सकता। उसे आग में घी डालने की जरूरत है और इसके लिए उसे और अधिक लोगों की जान लेने और अधिक सपनों को कुचलने तथा और अधिक छात्रों को बर्बाद करने की जरूरत है। वह केवल इसी कारण से प्रतियोगिता में शामिल हुए, लेकिन उसे एहसास हुआ कि उसके बिना भी आगे बढ़ना उसके लिए बेहतर कदम है। क्योंकि जैसे ही वह आगे बढ़ा, उसकी कलाई की स्क्रीन जो इतने लंबे समय से प्रतिक्रिया नहीं कर रही थी, फिर से चमक उठी। इसमें निम्नलिखित संदेश दिखाया गया। खिलाड़ी सैम ने अकादमिक क्षेत्र के मिशनों के लिए पात्र होने की सभी आवश्यकताओं को पूरा कर लिया है। मिशन का नाम पथ टू ग्लोरी है। विवरण: प्रसिद्धि के लिए अपना रास्ता स्वयं बनाएं और अकादमिक क्षेत्र में तथा उससे परे अपनी प्रतिष्ठा बढ़ाएं। मिशन पूरा होने के लिए शर्तों की सूची। इंटर अकादमी टूर्नामेंट या समकक्ष में भाग ले कम से कम 2 सहायक व्यवसायों में अकादमिक क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ के रूप में मान्यता प्राप्त करें। सोलो कॉम्बैट में अपने आंतरिक अकादमी टूर्नामेंट में ग्रेड में सर्वश्रेष्ठ बने। सोलो कॉम्बैट में इंटर अकादमी टूर्नामेंट में ग्रेड में टॉप 5 तक पहुंचे। इंटर अकादमी प्रतियोगिताओं या समकक्ष में से किसी में कम से कम एक प्रथम स्थान जीते। टीम कॉम्बैट में सभी अकादमियों में कम से कम 5वें स्थान पर रहने वाले समूह का हिस्सा बने। इंटर अकादमी टूर्नामेंट में कम से कम 3 लोगों को मारे। उच्च ग्रेड के व्यक्ति को चुनौती दें और पूरी जीत हासिल करें। इंटर अकादमी टूर्नामेंट या समकक्ष में अपनी अकादमी की रैंकिंग बढ़ाने में योगदान दें। अपनी अकादमी की छात्र परिषद का हिस्सा बने। नोट: आप इन शर्तों को वर्षों में पूरा कर सकते हैं। हालांकि ध्यान रखिए कि आप इसे पूरा किए बिना पाथ ऑफ ग्लोरी 2 मिशन को सक्रिय नहीं कर सकते हैं और आपके द्वारा प्रथम श्रेणी के छात्र के रूप में किए गए किसी भी योगदान का प्रतिकार नहीं किया जाएगा। आप समय के साथ कई प्रयासों में शर्तों को पूरा कर सकते हैं। नीचे 10 शर्तें सूचीबद्ध हैं। मिशन के लिए कोई सख्त अवधि नहीं है और इसे वह अपने खाली समय में कर सकता है। हालांकि वह समझ गया कि वह जितनी जल्दी इसमें शामिल होगा उसके पास उतना ही अधिक समय होगा। आखिरकार महिमा का मार्ग ही एकमात्र मिशन नहीं है, इसका सीक्वल भी है और इस बेवकूफी भरे खेल को बनाने वाले विकृत दिमाग वाले देवता ही जान पाएंगे कि इसके और कितने सीक्वल हैं। इसलिए खेल में जल्दी शामिल होने का यह फैसला उनके लिए बहुत बढ़िया है। जैसे ही ये विचार उसके दिमाग में घूम रहे थे, सैम ने अपने डिजाइन पूरे कर लिए। ऐसा करते समय वह लगभग पूरी तरह से स्तब्ध था और जब उसने अपना सिर उठाकर देखा तो उसने देखा कि कई छात्रों के पास फर्श पर फटे हुए स्क्रॉल का एक गुच्छा पड़ा हुआ था। वह ड्राफ्ट तैयार करने वाले पहले व्यक्ति नहीं थे। कई लोगों ने ऐसा किया और उन्होंने अपने प्रारंभिक ड्राफ्ट को अस्वीकार कर दिया तथा बाद के ड्राफ्ट पर काम किया। यहाँ तक कि सैम के पड़ोसी, जिन्होंने पहले उसकी भागीदारी पर टिप्पणी की थी, ने भी ऐसा ही किया। दूसरी ओर सैम के पास ऐसा करने का कोई कारण नहीं था। वह डिजाइन से पूरी तरह संतुष्ट है और उसने फोर्जिंग प्रक्रिया शुरू कर दी है। भट्टी पहले से ही गर्म हो चुकी है और उसके लिए तैयार है। बेशक ज्यादातर लोग उन चीजों का इस्तेमाल सिर्फ अपने अग्नि तत्व के समर्थन के तौर पर करते हैं। आमतौर पर लोहार धातु को गर्म करने के लिए अपनी अग्नि तत्व ऊर्जा का उपयोग करते हैं। उन्हें पूरी प्रक्रिया के दौरान ऐसा करना होगा जिसमें उनकी शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक ऊर्जा खर्च होगी। इसलिए भट्टी आग के बाहरी स्रोत के रूप में काम करेगी और वे अपनी मानसिक ऊर्जा का उपयोग करके अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा को आग से जोड़ सकते हैं और गर्मी को संचालित करने के लिए उसमें हेरफेर कर सकते हैं। अग्नि का प्रभाव उनके अपने तत्व के समान ही होगा और उन्हें समय से पहले स्वयं को समाप्त नहीं करना पड़ेगा। सैम को भट्टी का तंत्र पसंद आया। उसने अपनी धातुएं उसमें डाल दी। उसने अपनी सुनहरी लेप्टो का इस्तेमाल किया और भट्टी में लेप्टो का रंग पूरी तरह बदल गया। त्वरण के साथ धातुएं गर्म हो गईं और उसने हथौड़ा मारना शुरू कर दिया। उसने कोई चालबाजी नहीं की, उसने कोई आकर्षक तकनीक या चालबाजी नहीं की, वह सिर्फ सादा जालसाजी कर रहा था। हालांकि उसका हर कदम सटीक, परिष्कृत और गणनापूर्ण था। हर वार व्यर्थ नहीं गया और वह वही कर रहा था जो वह करना चाहता था। बैंग बैंग बैंग! इस हथौड़े की मार ने आखिरकार अन्य प्रतिभागियों का ध्यान खींचा, जो उसे बहुत हैरान होकर देखने लगे। उन्हें लगा कि उसकी भागीदारी और सफलता पहले ही तेज थी, अब उसकी फोर्जिंग और भी तेज हो गई है। दर्शक बड़बड़ा रहे थे, कम से कम ज्यादातर छात्र तो बड़बड़ा रहे थे, लेकिन कुछ समझदार बुजुर्गों ने देखा कि सैम क्या कर रहा था। समय बीतता गया, सैम ने धातु को गर्म किया, उसे पीटा, उसका आकार वैसा बनाया जैसा वह चाहता था। ऐसा करने के लिए उसे अपने धातु तत्व का उपयोग करने की भी जरूरत नहीं थी। फिर उसने अपना पहला हथियार बुझाया, एक तलवार। उसने एक मूव बनाई जबकि उसने दूसरी धातु को भट्टी में रखा। इस बार उसने पीछे नहीं हटना चाहा। उसने एक खास लकड़ी और अपने लकड़ी नियंत्रण का इस्तेमाल करके जल्दी से एक उचित मूव बनाया और ब्लेड को जोड़ दिया। उसे बस इसे तेज करने की जरूरत है। इसके बाद उन्होंने हथियार का परीक्षण भी नहीं किया और उसे एक तरफ रख दिया। फिर उन्होंने दूसरा हथियार, भाला, बनाना शुरू किया। तब तक अधिकांश अन्य प्रतिभागी केवल अपने पहले हथियार के बीच में थे। जब तक वे इसे समाप्त कर चुके थे और अंतिम चरण में थे, तब तक सैम भी भाला समाप्त कर चुका था। इसके लिए उन्होंने अलग से शाफ्ट वगैरह नहीं बनाया। उन्होंने धातु के एक बड़े टुकड़े से भाला बनाया, उसे आकार दिया, शरीर को शाफ्ट में बदला और एक उचित भाले की नोक बनाए, कुछ खास नहीं। फिर वह कुल्हाड़ी, फिर हथौड़ा और अंत में खंजर पर आया। उन्होंने हथियारों को जिस क्रम में प्रदर्शित किया गया था उसका ठीक उसी प्रकार पालन किया।
बाकी प्रतियोगियों की तुलना में उनके पास कम से कम एक पूरा हथियार है। क्या बकवास है। मैंने सोचा था कि वह मुझे कुछ दिलचस्प दिखाएगा, लेकिन पता चला कि वह इस प्रतियोगिता को बिल्कुल भी गंभीरता से नहीं ले रहा है। लिंग तियान के पास खड़े बुजुर्गों में से एक ने बड़बड़ाया। लिंग तियान ने आह भरी और बुदबुदाया, ये घिसी पिटी बातें नहीं, मैं भी इनसे ऊब गया हूँ। थोड़ा भी दिमाग रखने वाला कोई भी व्यक्ति भविष्यवाणी कर सकता है कि आगे क्या होगा। उसने सैम के हथियारों पर नजर डालते हुए कहा, हथियार अच्छी तरह से बनाए गए हैं, लेकिन बिना किसी नजदीकी निरीक्षण के पहली नजर में कोई भी यही कह सकता है। वे बढ़िया हथियार हैं, वे अपने अपने प्रकार के मानक हथियार होने की सभी जरूरतों को पूरा करते हैं। लेकिन ये सब है, सौंदर्य की दृष्टि से भी वे बिल्कुल उबाऊ हैं, ठीक वैसे ही जैसे सैम ने उन्हें बनाने के लिए इस्तेमाल किया था। वे बस बुनियादी हैं। सैम ने अपना हाथ उठाकर समर्पण का संकेत दिया। प्रभारी बुजुर्ग ने सिर हिलाया और एक छात्र को अपने हथियार इकट्ठा करने के लिए भेजा। धीरे धीरे एक एक करके लोगों ने अपने हथियार जमा कराने शुरू कर दिए। सैम अपनी जगह पर खड़ा था और बाकी सबको देख रहा था। वहां कई तरह के लोग हैं। सबसे ज्यादा ध्यान आकर्षित करने वाले दूसरे दर्जे के शिखर पर मौजूद लोग हैं। वे लोग जो दिव्य तल पर पहुंचने के लिए तैयार हैं, और ये लोग पहले भी प्रतियोगिताओं में भाग ले चुके हैं। इस तरह के लोग हर साल मौजूद होते हैं। ग्रेड के शीर्ष पर मौजूद लोग आगे बढ़ने के लिए तैयार रहते हैं और अपने ग्रेड में सर्वश्रेष्ठ बनने के लिए अंतिम समय में अपना सब कुछ झोंक देते हैं। अक्सर ऐसा होता है कि वे सभी पहलुओं में टूर्नामेंट के मुख्य पात्र बन जाते हैं। इसलिए सभी को उम्मीद थी कि इस बार भी वे वैसा ही प्रदर्शन करेंगे। बड़े और कुछ चौथी कक्षा के छात्र जो बड़े के सहायक हैं, उन्होंने हथियारों को छांटना शुरू कर दिया और सौंदर्य स्तर और स्थायित्व जैसे अन्य परीक्षण किए। इस बीच छात्र बस अपने स्टेशनों पर ही लटके रहे। सैम के बगल में बैठे आदमी ने उसकी ओर देखा और कहा, क्या तुम सचमुच यहाँ सिर्फ आने के लिए आए हो? मैंने सोचा था कि तुम्हारे जैसा आदमी ऐसी बातें नहीं करेगा। आपका नाम मैनसन है ना? क्या तुम मुझे जानते हो? तुम उन छात्रों में से एक हो जो क्रो के साथ घूमते हैं। बेशक मैं तुम्हें जानता हूँ, खास तौर पर क्योंकि तुम समूह में सबसे अलग हो। तुम्हारा साधना स्तर दिव्य तल दीक्षा के अंतिम चरण में है, जबकि क्रो मध्य चरण में है। इसलिए तुम्हें नजरअंदाज करना बहुत मुश्किल है। मैनसन ने बस कंधे उचका दिए। वैसे भी आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। मैं इस प्रतियोगिता के लिए जितना गंभीर हो सकता हूँ उतना गंभीर हूँ। मुझे नहीं पता कि आपको यह विचार कैसे सूझा। सबसे पहले इस प्रतियोगिता में आपकी भागीदारी। यदि आप इसे लेकर गंभीर हैं तो हर किसी की तरह आपने अपनी सफलता का इंतजार किया होगा, इस वर्ष की प्रतियोगिता को एक दर्शक की तरह देखा होगा, और यहाँ तक कि आप भी इसमें शामिल हो गए हैं। आपको अपना सर्वश्रेष्ठ देना चाहिए। आपने जो हथियार बनाए हैं कोई अपराध नहीं है, वे अच्छे हैं, लेकिन निश्चित रूप से प्रतियोगिता के मानकों के अनुरूप नहीं है। वे बुनियादी तकनीकों से बनाए गए हैं। आपने एक भी मिश्र धातु नहीं बनाए और आपने प्रतियोगिता सूची से कोई सामग्री भी नहीं मांगी। वे मूल हथियारों में से मूल हैं। आप एक प्रतिभाशाली व्यक्ति हैं, लेकिन आपको इन बातों को गंभीरता से लेना चाहिए और इन्हें नजरअंदाज करके अपनी प्रतिष्ठा को धूमिल नहीं करना चाहिए। सैम ने बस हंसते हुए बड़ों और छात्रों को हथियार बनाते हुए देखा। बाकी सारे परीक्षण हो चुके हैं और अब बस एक आखिरी परीक्षण बचा है, डैमेज टेस्ट। हमलों का प्रदर्शन करने के लिए जिम्मेदार पांचों छात्र अपने प्रशिक्षण डमी के सामने पहले प्रतियोगी के हथियारों के साथ पंक्ति में खड़े हो गए। टकराना। उन सभी ने एक ही समय पर हमला किया। 782, 792, 783, 800, 765। पांचों स्कोर सामने आए। उन स्कोर के बाद तालियों की गड़गड़ाहट हुई। ये स्कोर छात्रों को मूल डेमो से मिले स्कोर के आसपास भी नहीं है, लेकिन जैसा कि पहले बताया गया है, वे कस्टम हथियार हैं जिनका उपयोग छात्र नियमित रूप से करते हैं। ये हथियार एक बार हरकत देखने के बाद मौके पर ही बनाए जाते हैं। सभी बातों को ध्यान में रखते हुए ये बहुत अच्छे हैं। दूसरे प्रतियोगी के हथियारों का परीक्षण किया गया। 723, 721, 700, 698, 674। पांचों अंक पुनः प्रकट हुए। तीसरा प्रतियोगी 515, 512, 567, 627, 537। वह बच्चा चला गया। मैनसन ने इसको देखते ही टिप्पणी की, हालांकि इन स्कोर को ठीक माना जा सकता है, लेकिन वे वास्तव में शीर्ष रैंकिंग में आने के लिए उपयुक्त नहीं है। सैम ने इस समय मैनसन की ओर देखा और कुछ परीक्षण करना चाहा। आप शर्त लगाना चाहते हैं? मैनसन ने भौहें सिकोड़ कर पूछा। शर्त? किस बात पर? क्या यह इस बारे में है कि आपके अंक कैसे होंगे? क्या आप यही तरीका चुनना चाहते हैं ताकि मुझे विश्वास हो जाए कि आप गंभीर हैं? नहीं, वास्तव में मुझे अपने स्कोर पर दांव लगाने की जरूरत नहीं है। मैं बस तब तक कुछ मौज मस्ती करना चाहता हूं जब तक कि हमारी बारी ना जाए। आखिरकार हम दोनों ही प्रतियोगिता की आखिरी 2 प्रविष्टियां हैं। हमें वैसे भी समय बिताना है, और मुझे यकीन है कि मैं जो सुझाव देने जा रहा हूं वह सिर्फ स्कोरिंग वाले हिस्से को देखने से कहीं ज्यादा मनोरंजक है। ठीक है, क्या बात है? 10वें मूल्यांकन के बाद मैं हर प्रतियोगी के अंकों का अनुमान लगाना शुरू कर दूंगा। बेशक यह अनुमानित होगा। अगर वास्तविक अंक मेरे अनुमान के करीब हैं तो मैं जीत जाऊंगा। अगर ये 10 अंक या उससे अधिक से अलग है तो आप जीत जाते हैं। आप सभी प्रतियोगियों किसको का अनुमान लगाने जा रहे हैं? दर्जनों हैं। मैं ऐसा करूंगा। आप जानते हैं, चलो इसे और अधिक रोचक बनाते हैं। जब तक मैं 3 प्रतियोगियों के लिए गलत उत्तर देता हूं तब तक आप जीत जाएंगे। क्या आप ऐसा सोचते हैं? मैनसन ने एक क्षण सोचा और कहा, ठीक है, मैं ऐसा कर सकता हूं। लेकिन विजेता को क्या मिलेगा? एक एहसान। मेरे पास अभी आपसे मांगने के लिए कुछ भी नहीं है। चलो बस एक एहसान करके चलते हैं। ठीक है, लेकिन कुछ भी अपमानजनक नहीं, ठीक है? इसे एक छोटा सा उपकार बनाओ, जैसे जानकारी, ज्ञान साझा करना या एक साथ मिशन पर जाना, बस इतना ही। ठीक है मैनसन, तुम्हें इसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। मैं तुमसे ज्यादा कुछ नहीं मांगूंगा। यह एक छोटा सा उपकार होगा। आखिरकार ये सिर्फ एक दोस्ताना शर्त है। ठीक है, आप तैयार हैं? उन्होंने हाथ मिलाया और सैम ने अपनी ऊर्जा दृष्टि को सक्रिय कर दिया।
हथियारों के 7वें सेट का मूल्यांकन किया जा रहा था और जल्द ही 10वें सेट का समय आ जाएगा। उन्होंने सिर्फ उन छात्रों के ऊर्जा संचार को देखा जो प्रदर्शन कर रहे हैं। बेशक वे यहाँ से उनके शरीर के अंदर क्या हो रहा है यह नहीं देख सकते, लेकिन वे हथियारों में क्या हो रहा है ये देख सकते हैं। हथियार के माध्यम से ऊर्जा परिसंचरण को छिपाया नहीं जा सकता, और जब उन्होंने फोर्जिंग प्रक्रिया शुरू होने से पहले इसका प्रदर्शन किया तो उन्होंने इसका अवलोकन भी किया। जैसे जैसे मूल्यांकन आगे बढ़ा, उन्होंने हथियारों में ऊर्जा परिसंचरण की जांच की और पहले मूल प्रदर्शन में दी गई जानकारी की तुलना की। अब उसके दिमाग में तुलना करने के लिए कुछ डेटा है। 10 डेटा पूरे होने के बाद सैम बोला, सभी हथियार लगभग 530। मेंसन ने सिर हिलाया और स्कोर की ओर देखा। 530, 538, 528, 539, 537। बुरा नहीं है, क्या आप हमेशा से ही अनुमान लगाने में इतने अच्छे थे? हाँ। अगला, सभी हथियार 300 से कम। 290, 291, 290, 261, 293। ये बहुत बढ़िया है, आपने फिर से सही अनुमान लगाया। लेकिन क्या आप वाकई इसे जारी रखना चाहते हैं? आप हर चीज का अनुमान नहीं लगा पाएंगे। हमने पहले ही सौदा कर लिया है, चलिए इसे पूरा करते हैं। अगला, पहले 3 हथियार लगभग 730 के आसपास, चौथा लगभग 500 के आसपास, पांचवा लगभग 300 के आसपास। उस आदमी के पास पर्याप्त समय नहीं था। 728, 734, 725, 493, 295। अब मेंसन को थोड़ा अजीब लगा। उसने सैम की तरफ देखा और फिर स्टेज की तरफ। पहले को तो अनुमान के तौर पर टाला जा सकता था, दूसरे को किस्मत के तौर पर, लेकिन तीसरे को उसे नहीं पता था कि उसे क्या माना जाए। हर चीज को किस्मत और अनुमान के तौर पर बताना उसके लिए बेवकूफी होगी। इससे वह एक ही समय में थोड़ा घबराया और उत्साहित महसूस करने लगा। घबराया हुआ है क्योंकि वह शर्त हार जाएगा, और उत्साहित है क्योंकि यह मजेदार है। अगला, सैम ने स्कोर का अनुमान लगाना जारी रखा और जितना ज्यादा सही अनुमान लगाया उतना ही सटीक भी। उसने कुछ के लिए सटीक स्कोर का अनुमान लगाना भी शुरू कर दिया और वह सिर्फ 2 या 3 पॉइंट से चूक गया। सटीकता में निश्चित रूप से सुधार हुआ। इस प्रक्रिया में उन्होंने ये भी नोट किया कि प्रतियोगिता में शीर्ष स्कोरर कौन हो सकते हैं। सभी लोगों में से केवल 5 लोग ही 800 के मध्य अंक तक पहुंच पाए और उनमें से भी 2 लोगों के अंक 900 के आसपास हैं। स्कोर देखने के बाद सैम को भी अपने हथियारों पर भरोसा होने लगा। हालांकि उसे भरोसा है कि वह कई इवेंट से टूर्नामेंट में जगह बना सकता है, लेकिन इतने लंबे समय तक गैम्बलर अकादमी को देखने के बाद अगर उसने कुछ सीखा है तो वही ये है कि यहाँ के लोगों को कमतर नहीं आंकना चाहिए। उनके दिमाग में यह अकादमी ही एकमात्र ऐसी अकादमी है जो वास्तव में बिना किसी गुप्त इरादे के छात्रों के कौशल को बेहतर बनाने पर केंद्रित है। बाकी अकादमियों के लिए छात्रों का सुधार सिर्फ प्रसिद्धि पाने का एक साधन है, लेकिन यहाँ लक्ष्य ही सुधार है। और पूरा अकादमी व्यक्तिगत प्रतिभाओं की पहचान करने और उन्हें विकसित करने पर केंद्रित है। और कहने की जरूरत नहीं है कि अकादमी में कुछ बहुत ही कठोर लोहार हैं जो अपनी अनूठी तकनीकों का उपयोग करते हैं। हो सकता है कि वे हेफेस्ट जैसी पेशेवर केंद्रित अकादमियों को कम से कम फिलहाल हरा न सके, लेकिन लंबे समय में ये छात्र बाहरी दुनिया में अपनी अनूठी पहचान बनाएंगे। तो सैम वास्तव में इस प्रतियोगिता में एक बात पर विचार कर रहा है। इस बात की संभावना है कि उसे अपनी मेहनत का फल मिल जाए। उसे पहले ग्रेड में इस बारे में कभी चिंता नहीं करनी पड़ी, क्योंकि वे लोग खेती के स्तर में लाभ के बिना उसे निष्पक्ष मैदान पर नहीं हरा सकते। अब ये बात उसके प्रतिद्वंद्वियों को भी पता चल गई। ठीक है, अब जल्दी ही मेरी बारी है। आप इसका अनुमान लगाना चाहते हैं? सैम ने सिर हिलाया और मंच की ओर देखा। आप वाकई बहुत अच्छे हैं। पहले 3 900 पर और आखिरी 2 890 पर। सैम ने वास्तविक आश्चर्य और विस्मय में कहा। वह मेंसन के कौशल से वास्तव में प्रभावित है। सबसे प्रभावशाली बात यह है कि वह सभी हथियारों में गुणवत्ता को एक समान बनाए रखने में कैसे कामयाब रहा। हर लोहार के पास अपने कौशल स्तर के बावजूद एक विशेषज्ञता होती है। भले ही वे अपने शिल्प के महानतम उस्ताद हों, फिर भी उनके पास हमेशा एक विशिष्ट वस्तु को बाकी की तुलना में बेहतर बनाने में विशेषज्ञता होगी। उन्होंने पिछले मूल्यांकनों में ये सब स्पष्ट रूप से देखा है। यदि कोई व्यक्ति सभी वस्तुओं की गुणवत्ता को एक समान रखने की कोशिश करता है तो वे वास्तव में उतने अच्छे नहीं होते। वे केवल लगभग 700 से 800 अंक ही प्राप्त कर पाते हैं। कुछ शीर्ष स्कोरों को छोड़कर बहुत कम लोग 8 शतकों तक पहुंचने में सफल रहे। आप ज्यादा सटीक हो रहे हैं। मुझे लगता है मैं शर्त हार गया हूं। मेंसन ने स्वीकार किया। वह कड़वा या खोया हुआ नहीं दिखाई दिया। वह इसके साथ बहुत ठीक है। लगभग सैम को आश्वस्त किया कि वह वास्तव में सैम को उसकी भागीदारी के बारे में वास्तविक प्रतिक्रिया दे रहा था। क्या आप अपने स्कोर का अनुमान लगाना चाहते हैं? मेंसन ने पूछा। सैम ने इसकी परवाह नहीं की और बस कंधे उचका दिए। इससे क्या फर्क पड़ता है? आप उन्हें कुछ सेकंड में सीधे देख सकते हैं, है ना? मैं देखना चाहता हूं कि क्या तुम अपना अनुमान लगा सकते हो। क्यों? तुम्हारी गणनाएं तुम्हारे हथियारों पर काम नहीं करती। वे करते हैं, लेकिन स्कोर पहले से ही यहाँ है। आप देख सकते हैं 920, 920, 920, 920, 920। सभी अंक समान हैं और सभी 920 हैं। अरे यार, तुम बहुत अच्छे हो। मेंसन ने गाली दी और सैम को हैरानी से देखा। मैंने कभी ये दावा नहीं किया कि मैं बुरा हूँ। अब तक मुझे लगता था कि हर कोई मेरे द्वारा दिए जाने वाले झटकों की आदत डाल लेगा। यार, नुकसान के मामले में तुम सबसे ज्यादा स्कोर करने वाले खिलाड़ी हो। उन्हें इसकी आदत डालने के लिए तुमने जो अराजकता फैलाई है उससे कहीं ज्यादा की जरूरत होगी। यह कोई बेवकूफाना फ्रेशमैन टूर्नामेंट नहीं है, तुम बड़ी लीग में हो। सचमुच, दूसरी कक्षा तो बड़ी बात है, फिर तीसरी और चौथी कक्षा का क्या? मेंसन हैरान रह गया और उसने अपना मुंह खोलकर सैम की तरफ देखा। सैम पूरी तरह से गलत चीजों पर ध्यान केंद्रित कर रहा है। आइए इन्हें बड़ी और सबसे बड़ी लीग कहें। मुझे उम्मीद है कि आप इन नामों से संतुष्ट होंगे। वैसे भी इस मामले में आपकी पीठ पर बहुत बड़ा निशाना लगने वाला है। आपको सावधान रहना चाहिए। दूसरी कक्षा के छात्र जो आगे बढ़ने की कगार पर हैं, वे सिर्फ इसी के लिए अपनी साधना को दबाने की बहुत कोशिश कर रहे हैं। वे तुम्हें इसके लिए जाने नहीं देंगे।
इसकी चिंता मत करो, मैं कभी भी लक्ष्य से बाहर नहीं रहूंगा। फिर भी उनका पहला स्थान छीन लिए जाने की शिकायत से उबरना आसान नहीं होगा। इसकी भी चिंता मत करो, मैं प्रथम स्थान नहीं प्राप्त करने वाला हूँ। लेकिन नुकसान सिर्फ एक पैरामीटर है। मैं कुछ जगहों पर हारने जा रहा हूँ, जैसे तकनीक, सौंदर्य और स्थायित्व पर थोड़ा कम। इसलिए अगर मेरा अनुमान सही है तो आप अभी भी दूसरे स्थान पर रहेंगे, मैं तीसरे स्थान पर रहूंगा और पहला स्थान मरीना नाम की महिला को मिलेगा। मरीना, वह प्रथम स्थान पर नहीं आएगी, उससे अधिक अंक वाला एक और लड़का है। उसका सौंदर्य भी बेहतर है। बेशक वे हैं, लेकिन समस्या यह है कि हमले के बाद हथियारों को बरकरार रहना होगा। अगर स्थायित्व पूरी तरह से शून्य है तो मुझे संदेह है कि वे प्रवेश को बिल्कुल भी पहचान पाएंगे। उसके हथियार नष्ट हो गए। बस इंतजार करो और देखो। समय बीतता गया, बड़े भाई और बाकी जजों ने अपना अंतिम स्कोर पूरा किया और विजेताओं की घोषणा की। प्रथम स्थान मरीना, दूसरा स्थान मैनसन, तीसरा स्थान सैम। द्वितीय श्रेणी के हथियार बनाने की प्रतियोगिता के लिए मूल्यांकन समाप्त हो गया है। कृपया प्रतियोगिता के लिए गंभीरता से तैयारी करें। जैसा कि मैंने पहले कहा था, प्रतियोगिता 1 महीने में होगी। हथियार बनाने में विशेषज्ञता रखने वाले हमारे कुछ पूर्व छात्र शाम को अकादमी में एक विशेष रिट्रीट आयोजित करने के लिए आएंगे। आप इस समय अपने कौशल को बेहतर बनाने के लिए उनकी विशेषज्ञता का उपयोग कर सकते हैं। वे 24 घंटे आपके लिए उपलब्ध रहेंगे। आपको पुरस्कार भी उन पूर्व छात्रों द्वारा दिए जाएंगे। विशेष परिस्थितियों और हाल ही में हुए हमलों के कारण अकादमी के पास संसाधनों की थोड़ी कमी है। लेकिन फिर भी, जैसा कि आप सभी जानते हैं, एक बार जब आप गैम्बलर अकादमी के छात्र बन जाते हैं तो आप हमेशा के लिए एक ही होते हैं। पूर्व छात्रों ने प्रतियोगिता की तैयारी के लिए प्रशिक्षण, संसाधनों और पुरस्कारों का बोझ उठाने के लिए उदारतापूर्वक योगदान दिया। अपना समय देने के लिए धन्यवाद। हर कोई अफरा तफरी में डूब गया। सैम के स्कोर जारी होने के बाद से ही वे चीखने की इच्छा को दबाने की कोशिश कर रहे हैं। खास तौर पर वह व्यक्ति जो अभी अभी पहला स्थान खो चुका है, क्योंकि उसके हथियार की स्थायित्व शून्य हो गई है। सैम को बेशक उनकी कोई परवाह नहीं थी। वह बस मुड़कर वहां से जाने ही वाला था कि अचानक मैनसन ने उसे रोक दिया। रुको, क्या आप टीम स्पर्धा में भाग ले रहे हैं? नहीं, मेरे पास कोई टीम नहीं है। यदि आप इच्छुक हैं तो हम एक साथ एक टीम में शामिल हो सकते हैं। मरीना भी इसके लिए तैयार है। हम एक टीम बनाना चाहते थे, लेकिन हमारे पास कोई तीसरा व्यक्ति नहीं था। मैं आपके साथ क्यों शामिल होऊंगा? आपने कहा था कि आपके पास कोई टीम नहीं है, इसलिए मुझे टीम की क्या जरूरत है? मैं तो प्रतियोगिता में भाग नहीं ले रहा हूँ। क्या तुम्हारा दिमाग सारे अनुमान लगाने से खराब हो गया है? मैं सिर्फ तुम्हारे साथ खिलवाड़ कर रहा हूँ। मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है। तुम मेरी टीम में नहीं रहना चाहते। अगर तुम मेरे साथ जुड़ गए तो तुम्हारी पीठ पर बहुत बड़ा निशाना होगा। बाकी सभी अकादमियां मेरे खिलाफ होंगी। तुम्हें मेरी इस बात को खींचने की जरूरत नहीं है। फिर भी आप अच्छे हैं। हम प्रतियोगिता को कुचल सकते हैं। जीतने के लिए हमें बस इतना ही चाहिए। सच है, लेकिन मैं आप लोगों के लिए भी जिम्मेदार नहीं बनना चाहता। मैं अभी केवल एकल प्रतियोगिताओं तक ही सीमित रहूंगा। अगर आप मुकाबले के लिए टीम बनाने में रुचि रखते हैं तो मैं तैयार हूँ। लड़ाई, मुझे मत बताओ कि तुम उसके लिए भी प्रयास कर रहे हो। बेशक मैं हूँ। मिलते हैं। सैम वहां से चला गया और जाते समय उसने अपनी कलाई की स्क्रीन पर देखा कि क्या वह मिशन पूरा करने के लिए किसी आवश्यकता को पूरा कर पाया है। हालांकि उनकी भागीदारी तय हो गई है, लेकिन अभी यह पूरी नहीं हुई है। ये शर्त तभी पूरी हो सकती है जब वह फाइनल में भाग ले। लेकिन वह इसमें दिलचस्पी नहीं रखते थे। शर्त यह थी कि उच्च श्रेणी के किसान को चुनौती दो और जीतो। एक तरह से शर्त को चुनौती माना जाएगा, इसीलिए उसने शर्त लगाई, अपनी विश्लेषणात्मक क्षमता दिखाने के लिए नहीं। लेकिन यह अभी भी असंतुष्ट है, इसलिए परीक्षण समय की बर्बादी थी। खैर, वह थोड़ी शांति के लिए अपने कमरे में वापस चला गया। वह दोपहर में आयोजित हथियार बनाने की प्रतियोगिता देखने के लिए बाहर आया। इसमें भी कुछ ऐसे ही नियम हैं, सिवाय इसके कि समय कम है, क्योंकि 3 लोग 5 हथियारों पर काम करने जा रहे हैं। मैनसन और मरीना ने इसमें भाग नहीं लिया। ऐसा लगता है कि वे अपने साथियों के साथ बहुत ज्यादा चुस्ती फुर्ती से पेश आते हैं। मैनसन सैम के पास आया और पूछा, तो आप अन्य कौन सी प्रतियोगिताओं में भाग लेने जा रहे हैं? कल गठन और शिलालेख प्रतियोगिता होगी, और अकेले मुकाबला, और अगर मुझे कोई मिल जाए तो टीम मुकाबला। मेरा मानना है कि अभी के लिए ये काफी है। मैं वास्तव में अन्य प्रतियोगिताओं में भाग नहीं लेना चाहता। मुझे उनमें उतनी दिलचस्पी नहीं है। ठीक है, तुम क्यों पूछ रहे हो? बस ऐसे ही। मुझे ये देखने में दिलचस्पी है कि आप इस टूर्नामेंट में कैसा प्रदर्शन करेंगे। सैम ने बस कंधे उचकाए और इंतजार किया। उसने प्रतियोगिता देखी। जिस व्यक्ति ने अपने हथियारों की मजबूती को कमजोर किया, लेकिन उच्च क्षति के साथ इस प्रतियोगिता में अपने 2 बुर्गों के साथ सबसे अधिक अंक प्राप्त किए। इसके बाद वह वहां से चला गया और अगले दिन का इंतजार करने लगा। पहले हाफ में फॉर्मेशन टूर्नामेंट है और दोपहर में इंस्क्रिप्शन टूर्नामेंट है। वो दोनों में भाग ले रहे हैं। इस बीच सैम की भागीदारी और यहां तक कि तीसरे स्थान पर आने की खबर पूरे अकादमी में फैल गई और फिर क्षेत्र की अन्य अकादमियों में भी फैल गई और अंततः ये खबर पूरे अकादमिक क्षेत्र में फैल गई। हर कोई ये देखना चाहता था कि वह आगे क्या करने जा रहा है, और उन्हें ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ा। अगले दिन सैम ने 2 प्रतियोगिताओं में भाग लिया और शीर्ष 3 में स्कोर करने में कामयाब रहा। फॉर्मेशन प्रतियोगिता में वह तीसरे स्थान पर रहा, जबकि शिलालेखों में वह दूसरे स्थान पर रहा। संबंधित प्रतियोगिताओं में अपनी स्थिति को पूरी तरह से मजबूत कर लिया। उसके बाद उसके लिए आराम करने का समय है। मुकाबला प्रतियोगिताएं आखिरी होने वाली हैं और तब तक उसका इन प्रतियोगिताओं से कोई लेना देना नहीं है। इतनी सारी उत्तेजना के बीच उस समय के आने में ज्यादा समय नहीं लगा। मुकाबला टूर्नामेंट। सैम अखाड़े के प्रतियोगिता क्षेत्र में चला गया और दर्शकों को देखा। अन्य टूर्नामेंटों के विपरीत मुकाबला टूर्नामेंट सभी एक ही दिन, एक के बाद एक आयोजित होने जा रहे हैं। हालांकि यह केवल जुआरी अकादमी में ही संभव है, क्योंकि कॉम्बैट टूर्नामेंट में भाग लेने वाले लोगों की संख्या अकादमिक क्षेत्र में सबसे कम है।
भले ही गैम्बलर अकादमी में छात्रों की संख्या सबसे ज्यादा है, अगर सबसे ज्यादा नहीं है। सैम ने चारों ओर प्रतियोगियों की ओर देखा। उसके साथ दूसरे ग्रेड में केवल 30 लोग हैं। इसमें से 5 लोगों को उम्मीदवार के रूप में चुना जाएगा। उनमें से ज्यादातर लोग पीक स्टेज पर होंगे और शायद ही कभी कुछ लेट स्टेज वाले होंगे। गैम्बलर अकादमी में जहां इतने कम उम्मीदवार हैं, अगर कोई मजबूत पीक स्टेज उम्मीदवार नहीं है तो लेट स्टेज वालों के फिसलने की संभावना ज्यादा है। और यह भी तथ्य है कि अकादमी में युद्ध में विशेषज्ञता रखने वाले लोग बहुत अच्छे होते हैं। उदाहरण के लिए लिंग तियान को ही लें, वह एक भूतपूर्व छात्र था जो युद्ध में माहिर था और उसने थेरॉन को बाएं और दाएं से पीटा। सैम ने टूर्नामेंट की शुरुआत का इंतजार करते हुए उम्मीदवारों का अवलोकन किया। तुम कैसे हो? कोआ आया और सैम से पूछा। मैं ठीक हूँ, आप कैसा महसूस कर रहे हैं? आप और मैं ही दिव्य तलदीक्षा के मध्य चरण में हैं। क्या आप घबरा रहे हैं? नहीं, वास्तव में नहीं। यह उन मौकों में से एक है जब मुझे पीछे हटने की जरूरत नहीं है। मुझे कम से कम तीसरा स्थान पाने का पूरा भरोसा है। सचमुच, मैंने 15 लोगों को पीक स्टेज पर गिना। मुझे लगा कि वे हमें नीचे ले जाएंगे। आखिरकार हम मध्य स्टेज पर ही हैं। खैर, यह अंतर अकादमी टूर्नामेंट का सबसे अच्छा हिस्सा है। केवल फ्रेशमैन टूर्नामेंट में ही महत्वपूर्ण प्रतिबंध हैं। यहाँ आप सभी प्रकार की चालें इस्तेमाल कर सकते हैं, जब तक आप बहुत गंदा नहीं खेलते हैं, जैसे कुछ उच्च स्तरीय कलाकृतियों का उपयोग करना या कुछ प्रकार की सस्ती चालें जैसे कि पहले इस्तेमाल की गई ज्वलंत खोपड़ी के क्यूब्स। आप जो चाहे कर सकते हैं। आप अपने शिलालेख, संरचनाएं, पूर्व निर्मित शिलालेख स्क्रॉल, कुछ विशेष उन्नत हथियार, यहाँ तक कि निम्न स्तर की कुछ कलाकृतियों का भी उपयोग कर सकते हैं। मैंने भी यह सुना है। तो क्या आपको अपने कार्डों पर इतना भरोसा है? आप देखेंगे। कोआ चला गया। सैम से किसी ने बात नहीं की और न ही उसका अभिवादन किया। हालांकि गैम्बलर अकादमी ने उसे स्वीकार कर लिया है, भले ही वह इतनी सारी परेशानियां लेकर आया हो, फिर भी छात्र अभी भी उसके प्रति थोड़े प्रतिरोधी हैं। आखिरकार उसने उनकी जिंदगी को थोड़ा दुखी तो कर ही दिया था। और यदि हब के साथ सैम के कथित सहयोग की बात सच है, जैसा कि उनमें से अधिकांश लोग मानते हैं, तो वर्तमान प्रतिरोध या इससे भी अधिक विरोध पूरी तरह से समझ में आने योग्य है और वास्तव में इसे अपेक्षित माना जा सकता है। जल्द ही टूर्नामेंट शुरू होने का समय आ गया और इसकी शुरुआत नियमों की सामान्य शिष्टाचार घोषणा के साथ हुई। हैरानी की बात यह है कि लिंग तियान ने अखाड़े में कदम रखा। उसने अजीब तरह से अपना सिर खुजलाया और बोलना शुरू कर दिया। ठीक है, सभी लोग शांत हो जाएं और अपनी सीट पर बैठ जाएं। मैं लिंग तियान हूं, अकादमी में एक बुजुर्ग। मैं इस बार मुकाबला टूर्नामेंट का प्रभारी हूं। हम सोलो कॉम्बैट टूर्नामेंट से शुरुआत कर रहे हैं। इस बार केवल 30 उम्मीदवार हैं और उनमें से 5 को फाइनल टूर्नामेंट में भेजने के लिए चुना जाएगा। वे हमारी अकादमी का प्रतिनिधित्व करते हैं, इसलिए हमें सर्वश्रेष्ठ में से सर्वश्रेष्ठ को चुनने की जरूरत है। हम पहले दूसरी कक्षा से शुरुआत कर रहे हैं। दूसरे ग्रेड के नियम सरल हैं। हम एक बुनियादी टूर्नामेंट शैली के साथ आगे बढ़ रहे हैं। 2 छात्र मैदान में प्रवेश करेंगे और मुकाबला करेंगे। एक जीतता है और अगले दौर में चला जाता है। चूंकि केवल 30 लोग हैं, इसलिए दूसरे दौर में एक अतिरिक्त व्यक्ति होगा। इस कारण से आप में से एक को उस राउंड से आगे बढ़कर सीधे तीसरे राउंड में जाना होगा। उस व्यक्ति का फैसला दर्शकों के वोटों के आधार पर किया जाएगा। वे पहले राउंड के विजेताओं को उनके प्रदर्शन के आधार पर वोट देंगे और जो सबसे ज्यादा वोट पाएगा वह तीसरे राउंड में जाएगा। टूर्नामेंट तेज गति वाला होगा और हम आपसे तेजी से आगे बढ़ने की उम्मीद करते हैं। ज्यादा समय बर्बाद न करें, क्योंकि आज मुझे 2 अन्य ग्रेड का मूल्यांकन करना है। सहयोग के लिए अग्रिम धन्यवाद। तो पहली लड़ाई रश्मा और ड्रेक के बीच होगी। घोषणा ऐसी लग रही थी जैसे किसी स्क्रिप्ट से पढ़ी गई हो। वह जरा भी उत्साहित नहीं लग रहा था। ड्रेक, जो वास्तव में मध्य चरण में एकमात्र है, वह अखाड़े में कूद गया और आश्चर्यजनक रूप से उसका प्रतिद्वंद्वी वास्तव में शीर्ष चरण का उम्मीदवार है। और हब से सैम की जानकारी के अनुसार वह अकादमी में वास्तव में अच्छी तरह से जानी नहीं जाती है। टूर्नामेंट या प्रतियोगिताओं में किसी भी तरह की भागीदारी के बिना उसका प्रथम श्रेणी का अनुभव औसत था। जब से दूसरी कक्षा शुरू हुई, तब से वह ज्यादातर समय मिशन पर जाने में बिताती थी और उसने अपने मिशन पूरा करने की दर को गुप्त रखा। जाहिर है वे ऐसा कर सकते थे। वास्तव में उनके पास उसके बारे में ज्यादा जानकारी नहीं थी, सिवाय इसके कि वह कला में रुचि रखती है और अकादमी में उसने कई सहायक कला कक्षाएं ली हैं। उसने पेंटिंग की, मूर्तिकला बनाए और संगीत बनाया और कुल मिलाकर उसने हर तरह की कलात्मक चीज करने की कोशिश की। और सबसे उल्लेखनीय बात यह है कि वह बेकार है। वह ब्रश नहीं पकड़ सकती, वह पत्थर नहीं तराश सकती और वह तार वाले वाद्य को बिना तोड़े नहीं बजा सकती। सैम सचमुच उत्सुक है कि वह कैसा प्रदर्शन करेगी। लिंग तियान उस जगह पर गया जहां प्रतिभागी खड़े थे और वहीं खड़ा हो गया। सैम उसके पास गया और पूछा, आपने शीर्ष स्तर के बच्चों को मध्य स्तर के बच्चों के साथ क्यों जोड़ा? मैंने पहले ही कहा था, यह एक तेज गति वाला टूर्नामेंट है और मैं इसे बच्चों के लिए आसान बनाकर इसे लंबा नहीं खींचना चाहता। अब दूसरे ग्रेड में केवल 3 मध्यम स्तर के बच्चे हैं। तुम, ड्रेक और क्रो, तुम मेरे प्राथमिक लक्ष्य हो। उसके बाद अंतिम चरण के बच्चे। 15 में से 3 का मुकाबला आपसे और बाकी 2 से होगा, जबकि बाकी 12 का मुकाबला आखिरी स्टेज के बच्चों से होगा। टूर्नामेंट में जल्द या बाद में बाहर होने वाले सभी लोग पहले दौर में ही बाहर हो जाएंगे। मेरे और दर्शकों के लिए चीजें आसान हो जाएंगी। सैम ने समझ में सिर हिलाया। आपको नहीं लगता कि यह अनुचित है? नहीं, वास्तव में नहीं। मैं वास्तव में इसकी कार्यकुशलता की सराहना करता हूँ। दोनों ने बात करना बंद कर दिया और अखाड़े में देखने लगे। ड्रेक ने अपना भाला निकाला और उसके शरीर से आग की लपटें फैलने लगी। आग तत्व वाला भाला उपयोग करता बुरा संयोजन नहीं है, लेकिन यह इस बात पर निर्भर करता है कि वह इसका उपयोग कैसे करता है। इस बीच रश्मा अपनी पैंट की जेबों में हाथ डाले बेपरवाही से खड़ी रही। उसके लंबे घुंघराले बाल थे जिनमें बहुत अधिक घनापन था और उसकी आंखों में तीखी चमक थी। लिंग तियान ने वहीं से उनकी जांच की और सिर हिलाया। झगड़ा करना, लड़ाई शुरू हो गई। बूम! ड्रेक ने रश्मा के सामने आकर आग की लपटों में घिरकर हमला किया।
उसका शरीर हवा में उछल रहा था और उसने अपना भाला रश्मा के सिर की ओर नीचे की ओर फेंका। रश्मा ने प्रतिक्रिया करते हुए हल्की मुस्कान बिखेरी। वह उछली, जेब से हाथ बाहर निकाले। उसके पास कुछ दस्ताने थे जो आग की लिपटों से चमक बिखेर रहे थे। वे चमकदार थे। उसने एक हाथ से भाले की छड़ पकड़ी और अपनी दूसरी हथेली सीधे उसके चेहरे पर दे मारी। फिर उसने अपने दोनों पैरों को ड्रेक की कमर के चारों ओर लपेट लिया और अचानक उस अजीब स्थिति में गिर पड़ी। बम! ड्रेक ने अपने दोनों पैरों को आगे की ओर करके जमीन पर गिराया। शायद उसने सहज रूप से उन्हें हिलाया था ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि वे किसी अजीब कोण पर न टूटे। लेकिन फिर भी उसे कुछ वास्तविक क्षति हुई। रश्मा उसके करीब बैठी थी, अभी भी उन पैरों पर। अगर ड्रेक की पीड़ा भरी अभिव्यक्ति और पीछे से उस पर दबाव डाल रहे पैरों के लिए नहीं, तो कोई यह भी मान सकता था कि यह थोड़ा अंतरंग है। उसने भाले को घुमाया, जिससे ड्रेक की पकड़ थोड़ी ढीली हो गई। फिर उसने अपने दूसरे भाले का इस्तेमाल, जो मूल रूप से उसके चेहरे पर था, उसके कंधे पर वार करने के लिए किया। भाला उसके हाथ से छूट गया और उसने उसे फेंक दिया। इससे पहले वो उसके पैरों पर थोड़ा पीछे खिसकी ताकि उनके बीच पर्याप्त जगह बन सके। फिर उसके दस्ताने थोड़े और चमक उठे, इससे पहले कि उनमें से कुछ स्पाइक्स निकल आए। फिर उसने उसके चेहरे पर जोर से मारना शुरू कर दिया। आरगहा! बम! उसके मुंह से चीख भी नहीं निकल रही थी। बस लगातार वार किए जा रहे थे, उस पर गिरे और जब भी उसने हाथ इस्तेमाल करने की कोशिश की, उसने कंधे पर जोरदार वार किया और उसे नीचे धकेल दिया। वह अपने मुंह से जबत शब्द भी नहीं निकाल पाया। मुझे लगता है ये काफी है। तुम इसे बंद क्यों नहीं करते? सैम ने लिंग तियान से कहा। नहीं, नियम तो नियम है। या तो वह बेहोश हो जाए या आत्मसमर्पण कर दे, मैं इसमें हस्तक्षेप नहीं करूंगा। हाँ, जब तक कि वह मौत के कगार पर न हो। उस पल में सामान बांधना। उसने एक अपरकाट मारा और उसकी गर्दन हिल गई। उसकी गर्दन निश्चित रूप से टूटी हुई लगती है। बेहतर होगा कि तुम उसे रोक लो, नहीं तो उसकी मौत तुम्हारे हाथ में होगी। सैम ने लिंग तियान को चेतावनी दी। तुम्हें क्या परवाह है? लिंग तियान ने बड़बड़ाते हुए लड़ाई रोक दी।